हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलो एल्केन, हैलो एरीन्स, ठीक है। जेई मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडवांस में इसके क्वेश्चंस जो आएंगे वो थोड़े से जेनेरिक आएंगे। जेनेरिक के हिसाब से व्हाट डू आई मीन कि एडवांस में इसके रिएक्शन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसके मैकेनिज्म्स के थोड़े बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आपके कॉन्फ़िगरेशंस जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। मेंस लेवल पे डायरेक्ट नेम रिएक्शंस, डायरेक्ट मैकेनिज्म्स, डायरेक्ट यूजेस, इन सब के क्वेश्चंस के ज़्यादा आते हैं। मतलब कोई भी एंट्रेंस मेंस हो या नीट हो, बस बाकी सब जो भी स्टैंडर्ड एग्जाम्स में ये आते हैं। तो अपन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको करेंगे। सारे नेम रिएक्शंस को याद करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दूंगा, वो ट्रिक्स से आपको फटाफट सारे नेम रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म्स याद हो जाएंगे। जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स है स्टीरियो आइसोमर वाले, वो अपन क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करें, ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। बेसिक चीज़ें। RH क्या है? एल्केन है, ओके। इसमें आप क्या होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे किसके साथ? हैलोजन के साथ। तो क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। अब एल्काइल हैलाइड ये शब्द और हैलो एल्केन ये शब्द में फ़र्क क्या है? फ़र्क है या नहीं है, पहले ये समझना है। फ़र्क है क्या इन दोनों में? मैंने क्या वर्ड्स यूज़ किए? मैंने वर्ड यूज़ किया एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन, ये वर्ड मैंने यूज़ किए, बराबर है। क्या ये दोनों सेम चीज़ है कि अलग अलग चीज़ है? क्या लगता है? ये अलग अलग चीज़ें हैं एक्चुअली। अब ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। अब बोलोगे सर ये एल्काइल हैलाइड ये तो कॉमन नेम का फॉर्मेट हो गया है ना, ये क्या है? कॉमन नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेट अपन ने किया हुआ है ये बेसिक्स में, करेक्ट बच्चों। और हैलो एल्केन ये आप बोलोगे IUPAC नेम का फॉर्मेट हुआ, सही है कि गलत? करेक्ट है ना। तो अपने को ऐसा लगता है कि ये सेम चीज़ है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अपने से मिस आउट हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। एल्काइल हैलाइड ये वर्ड आपको सिर्फ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ करना पॉसिबल है। किसके लिए यूज़ करेंगे आप? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। हैलो एल्केन एक जनरल टर्म हो जाएगा। हैलो एल्केन क्या हो जाएगा? एक जनरल टर्म हो जाएगा जो आप हेलो मतलब कोई भी मतलब एल्केन है जिसमें हैलोजन लगाए हुए हैं, वो फिर वो डाई डेरिवेटिव, ट्राई डेरिवेटिव, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो, पॉली हेलो हो सकता है। पर एल्काइल हैलाइड जब हम ये वर्ड यूज़ करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या समझ में आएगा, इससे हम लोग को डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है हमारी कि हम लोग मोनो हेलो डेरिवेटिव की बात करें। क्या ये बात समझ में आई? यस। तो ये छोटा सा एक पॉइंट है, ये ध्यान में रख लेना। इसको लिखना नहीं है कहीं पे, बट समझने वाली बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्काइल ग्रुप है और एक्स है, यानी कि एल्काइल हैलाइड कॉमन नॉमेनक्लेचर और हैलो एल्केन IUPAC नॉमेनक्लेचर। पर जैसा मैंने कहा एल्काइल हैलाइड जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अंडरस्टूड ये बात कहूँगा कि मैं मोनो हैलोजेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे फिर ये सवाल भी आएगा, अच्छा सर फिर डाईहैलाइड ट्राईहैलाइड के लिए क्या कॉमन नॉमेनक्लेचर नहीं है? तो एल्काइल डाईहैलाइड्स, एल्काइल ट्राईहैलाइड्स या विसिनल जेमाइनल डाईहैलाइड्स है ना, एल्किलिडीन्स, एल्किलीन्स, ये सारे वर्ड्स हम लोग उसमें अलग तरीके से नॉमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सेम वे अगर मेरे पास एरीन है, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ देखना ध्यान से, ये क्या है? एक बेंजीन रिंग है, ARH है ना। सेम वे फंडा, सेम टू सेम फंडा रखेंगे अपन। क्या? रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ एरीन विद हैलोजन, हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लाओ। क्या हुआ यहाँ पे? ARX। व्हाट डज AR स्टैंड फॉर? बेसिकली C6H5 एराइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एराइल हैलाइड हो जाएगा। दूसरा हैलो अरीन हो जाएगा, इसलिए चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन, हैलो एरीन। सिंपल बात है, ठीक है। कॉमन नॉमेनक्लेचर एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। एक मिनट, ठीक है। अब हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में मेजर फर्क क्या है? Now, with respect to structure, understand one very important point here. With respect to structure, we need to understand कि हैलो एल्केन्स जब हम कह रहे हैं, हम वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं? हैलो एल्केन जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं बच्चों, तो ये बेसिकली एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है? अब बोलोगे ऑब्वियसली ये किसके डेरिवेटिव है? ये एलिफैटिक यानी ओपन चेन कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स हैं, एल्केन्स के या एनी हाइड्रोकार्बन्स के बेसिकली, है ना। तो इनका जो हैलोजन ग्रुप है यानी जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस पे लगा हुआ है? वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे लगा हुआ है। एग्जाम्पल ले लो, CH3CH2X, बरोबर। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा है? ये sp3 है, क्योंकि ये भाई सिंगल बॉन्ड वाला है, सीधी बात है, सबको मालूम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हैलो एल्केन बन जाएगा। एक सेकंड ना, ज़रा इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हाँ ठीक है, थोड़ा लूज हो गया था। हाँ चलो, तो यहाँ पर ये हैलो एल्केन बन गया। तो इसमें क्या होगा बच्चों बताओ? इसमें हो जाएगा आपका sp3 वाला कार्बन। क्या हो जाएगा? sp3 वाला कार्बन हो जाएगा, सॉरी। और यही अगर हम लोग हैलो अरीन्स को चेक करें, किसको चेक करें? हैलो अरीन्स,
तो वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ है, यानी कि अल्फा कार्बन बोल दूं, जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से लगा उसको क्या बोल दूं, सिंपल भाषा में अल्फा बोल देता हूं। तो यहाँ पे अल्फा sp3 है, यहाँ पे अल्फा sp2 है। क्या ये गया भेजे में? काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये स्टूपिड सा लग रहा होगा सवाल, लेकिन ये एमसीक्यू में आया हुआ है, जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, कि हेलो एल्केन्स में sp3 होता है और हेलो एरीन्स में जो मेन कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कैसा है, sp2 है हाइब्रिडाइजेशन में। बहुत ही सिंपल, क्योंकि भाई बेंजीन रिंग का पार्ट है, सीधी बात है, तो sp2 होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको सेम दिया है जो मैंने अभी बताया, इथाइल हैलाइड दिया हुआ है यानी हेलो इथेन, और ये दिया हुआ है ऑब्वियसली हेलो बेंजीन, हेलो एरीन। ठीक है, सिंपल एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका। बेंजीन बोले तो एरीन, जैसे आप फिनाइल, बेसिकली आप फिनाइल बोलते हो कॉमन नॉमेनक्लेचर में, तो आप यहाँ पर उसको IUPAC में बेंजीन बोल देते हो, है ना। अब यहाँ पर बताओ चलो फटाफट, इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ CH3CH2X, मिथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड या फिर नन ऑफ द अबव? क्या आएगा आंसर? ऑफ कोर्स इथाइल हैलाइड। ठीक है, हेलो एल्केन्स में हेलोजन एटम किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, बोलो? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एल्काइल या एराइल? ऑप्शन बी या सी? ऑफ कोर्स आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल है, यहाँ पे एराइल। एराइल ग्रुप बेसिकली C6H5 होगा। एराइल ग्रुप क्या होगा? जब मैं एराइल बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, C6H5, मतलब बेंजीन में एक हाइड्रोजन मिसिंग हो गया और वहाँ पर कुछ भी लगाया है। जैसे इसके आगे अल्कोहल फिनॉल पढ़ोगे तो वहाँ पे फिनॉल हो जाएगा, OH लगाओगे तो, X लगाओगे तो हेलो एल्केन हो जाएगा, हेलो बेंजीन हो जाएगा, CHO लगाओगे तो बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा। इस तरह से आपके स्ट्रक्चर बनते रहेंगे। क्लियर? ओके, इन हेलो अरीन्स बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर आएगा? इन हेलो अरीन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एराइल ग्रुप, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन अगर आप देखो बच्चों तो दो अलग अलग तरीके से किया जाता है, ज़रा यहाँ पर फोकस करना। जब हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो क्लासीफाई करने के बेसिस ही आपके दो हो जाएंगे। हेलो, अगर आप हेलो एल्केन्स को या हेलो एरीन्स को क्लासीफाई कर रहे हो, पहले हम लोग हेलो एल्केन्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजेंस हो जाएगा। क्या होगा? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजेंस, है ना। यानी कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन में मैं ऐसा बोल सकता था कि मोनो हैलो यानी कि एक हैलोजन है, डाई हैलो डेरिवेटिव यानी कि दो हैं, ट्राई हैलो डेरिवेटिव यानी कि 3 X ग्रुप लगे हुए हैं, पॉली हैलो यानी कि 3 से ज़्यादा लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई और सीधा फिर क्या दिया हुआ है? पॉली, मतलब कि उसमें 4, 5, 6, 7 जितने तुमको हैलोजन लगाने उतने लगा सकते हो। ये क्या हो गया? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हो गया। समझ में आया क्या? काफ़ी सिंपल है। दूसरा ऑफ कोर्स क्या रहेगा? बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन। बेस्ड ऑन क्या? बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन बोल सकते थे, या फिर बेस्ड ऑन पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? बेस्ड ऑन पेरेंट कंपाउंड। बेस्ड ऑन पेरेंट कंपाउंड, आपका ओरिजिनल पेरेंट कंपाउंड कैसा है उसके ऊपर भी आप इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड बोल सकते थे। यानी कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई एल्केन से डिराइव्ड है, समझे, या एल्कीन से डिराइव्ड है, समझ रहे हो बात को, या एल्काइन से डिराइव्ड है, या बेंजीन से डिराइव्ड है, ये आप जिस तरह के हाइड्रोकार्बन से आपको डिराइव करके चेक करना है आप चेक कर सकते हो और उस हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हो। फिर एल्केन में भी कैसा, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अलग अलग टाइप का हो सकता है। यू गेट द ड्रिफ्ट। हमने जो बेसिक्स में पढ़े हुए हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अपन उसको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के तरीके से समझ लेते हैं फटाफट। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स क्या क्या रहेगा देखो, चेक कर लो। मोनो हैलोजन रहेंगे और पॉली। अब यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पे क्या टाइप करके दिया आपको, मोनो और पॉली, मतलब कि एक वाला रहेगा या एक से ज़्यादा रहेगा, सिंपल। बट पॉली में ही सब आ गए, डाई, ट्राई, टेट्रा सब आ गए। समझ गए बात को? ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इतना तो आप समझते ही हो। जब एक हैलोजन रहेगा, एक ही हैलोजन रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनो, और उसको भी आप फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन से 3 टाइप में डिवाइड करोगे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में आप डिवाइड कर सकते हो। समझ में आया क्या? अच्छा, आपने नोटिस करना एक चीज़ यहाँ पे, मैंने क्या बोला था कि जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव होगा उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको एल्काइल हैलाइड ये वर्ड यूज़ करूँगा। मैंने क्लियर किया स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। तो जब मैंने ये शब्द यूज़ कर लिया एल्काइल हैलाइड, तो आपको समझ जाना है कि ऑटोमेटिकली कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं मोनो हैलो की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे डाई, ट्राई की, पॉली की बात हो ही नहीं रही है। क्या ये बात क्लियर है? यस।
बहुत बढ़िया। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है? यहाँ पर X जिस कार्बन से लगा हुआ है इसका नेचर कैसा है? 1 डिग्री। यहाँ पर X जिस कार्बन से लगा हुआ है इसका नेचर कैसा है? 2 डिग्री, है ना। यहाँ पर X जिस कार्बन से लगा हुआ है उसका नेचर कैसा है? 3 डिग्री। सिंपल बात है। अच्छा, इससे हम लोगों को कार्बोकैटायन समझने में आसानी होती है क्या? यस, क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम है, हमने कार्बोकैटायन को डिटेल में पढ़ा है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक में, कि कार्बोकैटायन टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों। यस, तो इसीलिए आपको ये पता है कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने की बारी आएगी तो सबसे आसानी से ये रिएक्शन करेगा। ये बात अभी से ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। प्राइमरी क्या है? ये अभी थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, अगेन थोड़ा सा रिविजन है। अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन इज अटैच्ड टू प्राइमरी, एग्जांपल क्लोरोइथेन। सेकेंडरी क्या होगा? एग्जाम्पल है ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सेक प्रोपाइल क्लोराइड। एक बहुत ही यूनिक चीज़ कि भाई सेक है लेकिन उसका नाम हम लोग आइसो से लिखते हैं, ओनली फॉर प्रोपाइल। ओनली फॉर प्रोपाइल, आइसो एंड सेक आर द सेम, ठीक है। व्हाट इज टर्शरी? ऑफ कोर्स, जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, IUPAC नेम भी मैंने लिख के दिया हुआ है, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन और जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं क्या? मुझे बताओ। चलो, क्या आप कैन यू राइट द जनरल रिप्रेजेंटेशन एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ एन अल्काइल हैलाइड? विल यू बी एबल टू राइट? क्या रहेगा? CnH2n+1 और X, है ना। ये हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड मतलब मोनो हैलो, तो यानी ओरिजिनली एक एल्केन था, मैंने एक H कम किया, H2n+2 होता है ना एल्केन में, एक हाइड्रोजन कम किया तो H2n+1 हो गया और X लगा दिया। ये मेरा बन जाएगा क्या? जनरल फॉर्मूला फॉर, देख सकते हो। ये बात थोड़ी क्लियर कर लेते हैं अपन कि ऐसा कोई कहीं रूल नहीं है कि एल्केन मोनो बनाएगा, पॉलीन नहीं बना सकता, या एल्कीन डाई बनाएगा, मोनो नहीं बना सकता। बना सब कुछ सकते हैं, पर हमने अपने सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है 11-12 के लेवल पे। अगर आप NCERT के हिसाब से देखो, या खास करके मेंस लेवल तक की मैं बात करूं, तो आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना कि भाई आप रिएक्शंस पढ़ो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स की, यानी कि इसलिए अल्काइल हैलाइड, ये जो बार बार ये वर्ड आ रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ यही बनता है, ऐसा नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस करने वाले हैं जहाँ पे डाई या ट्राई हैलो डेरिवेटिव्स भी बनेंगे, और कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो NCERT में दिए भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट अपन करने वाले हैं। चलो, ये वाला इसका आंसर बताओ फटाफट, इसका बिना ऑप्शन देखे आंसर बताओ। 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन इज व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड? यहाँ पर क्या मांग रहा है वो आपसे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ऑफ कोर्स आंसर इज टर्शरी। क्यों? क्योंकि 2 मिथाइल 2 क्लोरो इज टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, खत्म, 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी? चलो फटाफट बता दो, इसमें से कौन सा वाला सेकेंडरी है? इसमें बेसिक चीज में मिस्टेक मत करना। आइसोब्यूटाइल इज प्राइमरी, 2 ब्रोमोप्रोपेन इज सेकेंडरी, आइसोब्यूटाइल इज प्राइमरी। कॉमन मिस्टेक, एन, आइसो और नियो मैंने पढ़ाया है, ये तीनों किस में आते हैं बच्चों? ये तीनों किस में आते हैं? ये प्राइमरी में आते हैं। बहुत इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो या घाई कर देते हो तो गलती हो जाती है, इसमें घाई नहीं करनी, बहुत बेसिक सवाल। आइसो प्रोपाइल, आइसो और सेक ये सेम किसके लिए? सब जगह सेम है क्या? नहीं, ओनली फॉर प्रोपाइल, ओनली फॉर प्रोपाइल बोथ आर सेम, अदरवाइज बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, समझे। तो आइसो जो है ये तो प्राइमरी होता है। यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में? सेकेंडरी पूछा है, ध्यान में आया? यस, बेसिक मिस्टेक है, नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद पॉली में आ जाते हैं। पॉली में मोनो की हमने बात कर ली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। पॉली में आ जाते हैं फटाफट। सेकेंड टाइप जो है पॉली हैलो एल्केन्स, सब डिवाइडेड अगेन इनटू 3 टाइप्स। कौन से? डाई, ट्राई और टेट्रा के आगे। सो डाई में 2, ट्राई में 3, टेट्रा एंड सो ऑन, मतलब टेट्रा ऑनवर्ड्स, 4 ऑनवर्ड्स, उसको पॉली आप जनरली बोल दोगे। डाई हैलो एल्केन्स में इंपॉर्टेंट फंडा क्या है? डाई हैलो एल्केन्स में इंपॉर्टेंट फंडा है कि आपके पास जो डाई हैलो एल्केन्स होते हैं, यहाँ ध्यान देना, जो आपके पास डाई हैलो एल्केन्स होते हैं, ऐसे मैं बोल देता हूँ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, या डाई हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन में आपके पास 2 मेजर वेराइटीज़ हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? 2 मेजर वेराइटीज़। कौन सी 2 मेजर वेराइटी होती है? ध्यान देना। एक होती है विसिनल वेराइटी, कौन सी होती है? विसिनल। दूसरी होती है जेमाइनल वेराइटी, कौन सी? जेमाइनल वेराइटी। अब यहाँ पर है ये बड़ी बेसिक चीज़, समझ में सबको आती है, बट आप लोग कंफ्यूज क्या होते हैं पता है? इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम में। कॉमन नेम का फॉर्मेट है, जैसे कॉमन नेम का मोनोहैलो का फॉर्मेट था अल्काइल हैलाइड, वैसे विसिनल का मैं कॉमन भी लिख रहा हूँ यहाँ पर, यानी ट्रिवियल और IUPAC, है ना। तो कॉमन और ये
विसिनल में एल्किलीन डाइहैलाइड ये काम नाम रहेगा, क्या रहेगा बोलो? एल्किलीन, क्या रहेगा? एल्किलीन। जैसे एल्कीन का कॉमन नेम होता है ना एल्किलीन, इथीन का इथिलीन, प्रोपीन का प्रोपिलीन, यस, वैसे ही एल्किलीन डाइहैलाइड। और जेमाइनल में रहेगा एल्किलिडीन, क्या रहेगा? क्या रहेगा? एल्किलिडीन डाइहैलाइड, एल्किलिडीन। तो एल्किलीन, एल्किलिडीन। तो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको बोलूं प्रोपिलीन डाइक्लोराइड, तो आप समझ जाओगे कि 3 कार्बन है। प्रोपिलीन से, प्रोप से समझ गए 3 है, प्रोपिलीन बोला तो 3 कार्बन में बाजू बाजू के, विसिनल बोले तो क्या? बाजू बाजू में ना। विसिनल का मतलब क्या है? एडजेसेंट। विसिनल का मतलब विसिनिटी, द वर्ड विसिनिटी कम्स फ्रॉम हियर ना, विसिनल, एडजेसेंट, पड़ोसी, बाजू बाजू के कार्बन पे। तो इसका जब मैं प्रोपिलीन डाइक्लोराइड बोलूंगा तो आप ये क्या समझोगे? आप समझोगे कि 3 कार्बन है और किसी 2 पड़ोसी कार्बन पे क्लोरीन क्लोरीन लगे हुए, 1 2 पे या 2 3 पे, समझ रहे हो? जेमाइनल का मतलब क्या होता है? सेम कार्बन, कम्स फ्रॉम द वर्ड जेमाइनस और जेमिनो विच इज ट्विनिंग, ट्विंस, जुड़वा है ना, राइट? तो वो जेमिनी जो जोडियाक साइन मैंने आप लोग को बताया उसमें से आता है ना। तो सेम पे आ गया। तो जब मैं ऐसे कहूं प्रोपिलिडीन तो आप क्या समझ जाओगे कि हैं 3 कार्बन, लेकिन किसी भी उन तीनों में से किसी भी एक कार्बन पे 2 लगे हुए हैं, 2 क्लोराइड लगे हुए हैं। तो प्रोपिलीन बोलूंगा या प्रोपिलिडीन बोलूंगा तो हिंट मिल जाएगा, है कि नहीं, राइट? IUPAC तो इजी है, जैसे 1 डाइक्लोरो, 2 डाइक्लोरो, 3 डाइक्लोरो, ऐसा रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा? नंबर जो भी समझो, 1 डाइक्लोरो, सॉरी 1 2 डाइक्लोरो, सेम नहीं रहेगा ना, अलग अलग रहेगा ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि विसिनल है। विसिनल में क्या है? पड़ोसी पे रहेगा बच्चों, इस पर रहेगा, पड़ोसी पे रहेगा। तो ये डाई हेलो क्या रहेगा? डाई हेलो एल्केन, ये भी रहेगा डाई हेलो एल्केन, लेकिन फर्क क्या रहेगा बोलो? समझो इस पे एग्जाम्पल मैं 1 1 बोल दूं और इसमें बोल दूं 1 2, एग्जाम्पल वैसा हो गया, ठीक है? अब सवाल आपका सबसे पहले तुरंत आपके दिमाग में आएगा, स्पेशली एज जेई स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल क्या आता है? सर व्हाट इफ ऐसा दिया है, 1 3 दिया है सर, ये ना ही एडजेसेंट है ना ही सेम है ना, ये एडजेसेंट भी नहीं है ये, तो ये डाई हेलो है, लेकिन ये विसिनल या जेमाइनल में क्लासिफाई नहीं होता, ये डाई हेलो डेरिवेटिव होगा, इसका IUPAC नेम लिखोगे, लेकिन ये विसिनल या जेमाइनल में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ऐसे भी सिचुएशंस आएंगे जहां पे वो विसिनल या जेमाइनल में क्लासिफाई जनरली नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो तुरंत ये, आई नो ये दिमाग में सवाल आता है, तो उसकी चिंता नहीं करनी, ओके? चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, जो फंडा मैंने समझाया लिख कर, उसको ब्रीफ में यहाँ पे देख लो। क्या बोलता है? 2 हैलोजन रहेंगे डायहेलो में, ऑफ कोर्स आप बोलोगे यस। क्या वैरायटी रहेगी इनकी वैरायटी रहेगी बच्चों जेमाइनल और विसिनल। जेमाइनल में क्या होता है? आइडेंटिकल, सेम कार्बन, यानी कि जैसे इथिलिडीन, अब नाम ध्यान में रहेगा, अब कॉमन नेम रटने की कोई बात नहीं है, समझने की बात है। इथिलिडीन तो नाम क्या हो गया? 1 1 डाइक्लोरो। क्यों? ईडीन से समझा कि सेम कार्बन पे है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे ही है तो 1 1 डाइक्लोरो, सीधी बात है। विसिनल में क्या हो जाएगा बोलो? एडजेसेंट, जैसे इथिलीन नाम कॉमन हो गया, 1 2 डाइक्लोरो, ठीक है? ये हो गया आपका कौन सा? डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का फंडा। एक सेकंड, ये डाई हैलोजन का। अब अगला हम लोग आ रहे हैं किस पे? ट्राई हेलो। ट्राई हेलो में आपका क्लोरोफॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन जाता है। किधर? क्लोरोफॉर्म। अच्छा, एक बहुत सिंपल आप लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा, मैंने देखा है जेई मेंस लेवल पे ना, क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी में ज़्यादा, जिसका कोई मेंशन नहीं है ना। ऑफिशियल सिलेबस फॉर मेंस इज सपोज टू बी एनसीईआरटी, राइट? बट क्लोरोफॉर्म का हम लोग एमओपी पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, जो एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, बट कई बार पूछा गया है पहले भी, और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हाई हैं, ठीक है? जैसा मैंने कहा कि आपका जो चैप्टर है वो मेनली अल्काइल हैलाइड से डील करता है, यानी मोनोहेलो से, यस। पर क्लोरोफॉर्म एक ऐसा एक चीज़ है जो है एक्चुअली ट्राई हेलो, बट इतना ज़्यादा यूज़फुल है, इतना ज़्यादा यूज़ होता है आपके सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। आगे हम लोग इसका राइमर टाइमन जो नेम रिएक्शन है,
हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट से बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने वाले क्लोरोफॉर्म के, बहुत यूनिक एकदम रिएक्शंस है। कार्बीन इंटरमीडिएट वाला एक रिएक्शन है जिसमें आपका क्लोरोफॉर्म एज अ रिएजेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म को ध्यान से पढ़ लेना। और क्लोरोफॉर्म के ऊपर ये भी आएगा, यूजेस के ऊपर सवाल भी आएगा। क्लोरोफॉर्म कैसा दिखता है? ये मीथेन का ही डेरिवेटिव है ना टेक्निकली, तो जो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मीथेन का होता है आप वही मान लो। अब उसमें क्या होगा, आपने क्या किया, 3 ये हटा के क्या लगा दिए, क्लोरीन। समझ गए? सिंपल, एकदम आसान, सिंपल इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्या, CHCl3, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं बहुत सारे सवाल बना सकता हूँ। मैं इसका आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करके पूछ सकता हूँ कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज क्लोरीन का ज़्यादा है तो उसका डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा ओवरऑल, है ना। फिर इसका डायपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं CHF3 CHI3 से, है ना। फिर इसी का एक और इसका एक भाई है CHI3 आयोडोफॉर्म, जो येलो PPT बनाता है, वो भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में यूज़ होता है। तो ये ट्राई हैलो एल्केन्स वैसे थियोरेटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिलेबस में, बट इनका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात समझ आ रही क्या? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो क्लोरोफॉर्म क्या था हमारे पास, इसका नाम क्या रहेगा? ऑफ कोर्स इजी है, ये तो कॉमन नेम तो पता ही है, हैलोफॉर्म। कॉमन नेम क्या रहेगा बोलो? हैलोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इजी, सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड। व्हाट अबाउट IUPAC? It will be trichloromethane. What about tetra? Tetra is tetrachloromethane, CCl4, carbon tetrachloride, common name, easy to understand. Which of the following is a geminal? नाम से पहचान जाओगे, नाम से पहचान जाओगे कौन जेमाइनल है? इथिलिडीन, ID होना चाहिए, सॉरी फॉर द प्रिंटिंग, हाँ सॉरी फॉर द प्रिंटिंग एरर, इथिलिडीन होना चाहिए, है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसिनल? इनमें से विसिनल कौन है? इथिलीन डाइक्लोराइड, है ना, इथिलीन। DDT क्या है? DDT एक पेस्टिसाइड है जो हैलोजन डेरिवेटिव्स में से डिराइव किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर में। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अरीन्स पे आ जाओ, ठीक है। हैलो अरीन्स तो बहुत ही आसान है यार, अगेन सेम फंडा है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि तुमने बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन लगाया तो क्या होगा? मोनो हैलो अरीन। बहुत सारे लगाए तो क्या हो जाएंगे? पॉली हैलो अरीन। सिमिलर फंडा। अगर एक लगाओगे तो या तो क्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या क्या ही लगा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोरोबेंजीन, और क्या लगा लोगे, है ना, हेलोबेंजीन हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम कुछ है क्या? मैं इसको फिनाइल क्लोराइड बोल सकता था कॉमन नेम के हिसाब से, अगर मैं कायदे से दिखता तो क्या मैं इसको कॉमन नेम में फिनाइल क्लोराइड बोलना चाहिए था? हाँ, मैं बोल सकता था। अब इसमें मैं फिनाइल क्लोराइड बोल सकता था, बट एरोमेटिक में मैं आपको ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर में बता चुका हूँ कि एरोमेटिक सिस्टम्स में ना वो सारा नाटक नहीं है। एरोमेटिक सिस्टम में एक ही एक्सेप्टेबल IUPAC नेम हो जाता है, तुम क्लोरोबेंजीन बोल दो, वही कॉमन, वही IUPAC, ठीक है। सेम में पॉली हैलो में क्या आ जाएगा? मोर देन 2 और मोर। अच्छा, अब इसमें 2 में स्पेशल कैटेगरी क्या थी, ये भी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर 2 में स्पेशल कैटेगरी की बात करूं मैं तो ऑर्थो, मेटा और पैरा आ जाएगा। देखो ये क्या है? ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब क्या? ऑर्थो का मतलब 1,2 यानी 1,2 या 1,6 पोजीशन। कौन सी पोजीशन? 1,2 या 1,6 पोजीशन इज ऑर्थो, है ना। मेटा क्या होता है? सॉरी, एग्जाम्पल यहाँ पे है, अगर यही मैं मेटा बनाता तो 1,3 या 1,5 होता बच्चों, है ना। और यही मैं अगर पैरा बनाता तो क्या होता बोलो? ये होता 1,4। तो दिस वाज मेटा, दिस वाज पैरा, है ना। ओ माई गॉड, OMG ऐसा बोलते हो ना, वैसे ओ माई प्रभु, OMP ऐसे याद रख लो। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। ट्राई हेलो इजी। ट्राई हेलो में एक बहुत ही बस चीज़ होती है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि या तो ये सिमेट्रिकल हो सकता है स्ट्रक्चर या अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ पर क्या है, ये 1, 2, 3 ऐसा बाजू बाजू में है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बनाता तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, क्या ये सिमेट्री दिख रही है आपको? ऑफ कोर्स। तो इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर में छोटू सा इसमें पॉइंट निकल के आता है कि इसको आप सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? क्या बोल सकते थे? सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन, यानी कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइक्लोरोबेंजीन,
बेंजीन, ठीक है। और IUPAC तो पता ही है 135, IUPAC में तो कौन सी बड़ी बात है। फर्स्ट वाले को सिम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं है, वहाँ पे इक्विडिस्टेंट नहीं है, देयर इज नो सिमेट्री, यहाँ पे इक्विडिस्टेंट नहीं है ना, ये आपके सब एडजेसेंट पे आ गए, इक्विडिस्टेंट नहीं है। सिमेट्री कब होगी, जब 135 पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। तो 135 तो कोई भी साइड से आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि इसका फिर सिर्फ आपका सवाल ये आएगा ना, सर इसका क्या सिर्फ IUPAC नेम बनेगा, कॉमन नेम नहीं है, बरोबर, इसका सिर्फ IUPAC नेम होगा, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, ठीक है। जैसे ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये क्या थे, कॉमन नेम थे, 1, 2, 1, 3, 1, 4 क्या थे, उनके IUPAC नेम थे। लेकिन जब ट्राइक्लोरो पे आ गए तुम, ट्राइक्लोरो पे आने के बाद जैसे ही आप लोग पहुंच गए यहाँ पर, ट्राइक्लोरो पे आ गए या टेट्रा या जो भी है उसके आगे आ गए, तो उनके कॉमन नेम्स यूज़ नहीं किए जाएंगे, उनके क्या यूज़ किए जाएंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम। इज दैट क्लियर? चलो ये वाला आंसर बताओ फटाफट। चलो, नियो पेंटाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज कराया, एनआइसोनियो किस में आते हैं, प्राइमरी में आते हैं, ये भूलना ही नहीं है, मतलब ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। एनआइसोनियो किस में आते हैं, प्राइमरी, तो नियो पेंटाइल किस में आ जाएगा, प्राइमरी पे आ जाएगा, बात ही खत्म। CnH2n+1X इज जनरल फॉर्मूला ऑफ, बताओ, डाई, ट्राई, मोनो या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर है मोनो हैलो एल्केन। अगर एल्काइल हैलाइड होता तो वो भी आंसर हो सकता था। ये वाला किसका एग्जाम्पल है, CH2Cl, CH2Cl किसका एग्जाम्पल है, विसिनल डाइहैलाइड का है कि जेमाइनल डाइहैलाइड का, ये ऑफ कोर्स विसिनल डाइहैलाइड, यानी कि पड़ोसी कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे है। फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो ये वाला, फटाफट नाम बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। बेसिक नाम, बेसिक फंडा, बेसिक स्ट्रक्चर। देन आपका मोनोहैलो कंपाउंड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसा मैंने कहा कार्बन स्केलेटन या उसके पेरेंट से आप डिराइव करते हो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के समझाया था, है ना। तो क्लासिफिकेशन मोनो का कैसे होगा, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन किससे, हम लोग किसके हिसाब से करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें, मतलब sp3 से जुड़ा है कि sp2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बहुत अच्छा, एक बहुत मस्त टाइप का क्लासिफिकेशन है, ध्यान से देखना जरा, ओके। sp3CX बॉन्ड, sp2CX बॉन्ड, मतलब क्या फंडा जरा समझना कि भैया यहाँ पर जो हैलोजन आपका, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है, sp3, यानी अल्फा कार्बन कैसा है, sp3। और दूसरा केस है जहाँ पर आपका हैलोजन जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा है बच्चों, वो sp2 है। आई होप आप लोग sp2 sp3 तो पता ही ऑफ कोर्स। जनरली एल्केन्स में क्या होता था, sp3 होता था, एल्कीन्स में क्या होता था, sp2, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और एल्काइंस में क्या होता था बच्चों, sp होता था। बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, अब होता क्या, तीसरा एक और है sp। अब ये sp वाला NCERT में नहीं दिया, NCERT में ये दोनों मेंशन्ड है, ये वाला नहीं दिया, बट ये एक्स्ट्रा अपन कर रहे हैं क्योंकि JEE लेवल पे ये पूछा जाता है, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या है पहला वाला, sp3। तो ये तो आप बोलोगे सर sp3 तो एल्केन का डेरिवेटिव, मतलब फिर से आप वही बताने वाले हो क्या, अल्काइल हैलाइड, फिर से वही हैलो एल्केन। हाँ, तो इसमें डिटेलिंग की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ गए हो। RX जनरल रिप्रेजेंटेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों आ गए। क्या प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, जो अल्काइल का डेरिवेटिव है यानी एल्केन से डिराइव किया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, ये तो पक्का है, बोलो है कि नहीं, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो हाइब्रिडाइजेशन और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नेचर में, ये तो क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, sp2, sp, यानी कि डिपेंडिंग ऑन सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी नेचर क्या है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से बॉन्डेड है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आई होप सो, बराबर। ये नया वाला है, थोड़ा सा अलग है। क्या है ये, एलाइलिक कार्बन। क्या है, एलाइलिक कार्बन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो X है आपका, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है, वो sp3 कार्बन से तो जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बट वो sp3 कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू sp3 कार्बन इज इमीडिएटली बॉन्डेड टू एन sp2 कार्बन, इज इमीडिएटली बॉन्डेड टू क्या, sp2। ध्यान से देखो, अब मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूँ सबकी, ये क्या है sp3, ये कैसा है sp2, ये कैसा है sp2, समझ गए क्या। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू sp3 बॉन्डेड टू sp2, इसको आप कहोगे एलाइलिक सिस्टम। क्या कहोगे, क्या कहोगे,
एलाइलिक सिस्टम यानी एलाइल हैलोजन डेरिवेटिव, एलाइलिक सिस्टम यानी एलाइलिक हैलाइड या एलाइल हैलोजन डेरिवेटिव। इसका अर्थ क्या है, ज़रा सिंपल भाषा में समझते हैं। ये थोड़ा सा जो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, आसान भाषा में इसका अर्थ ये रहा, ध्यान से सुनना, आसान भाषा में। ये तुम्हारा है प्रोपेन, ये क्या है तुम्हारा प्रोपेन, सही है, दिख रहा है स्क्रीन पे। और ये तुम्हारा है प्रोपीन, ये क्या दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है क्या, ये क्या है प्रोपीन, प्रोपेन प्रोपीन, क्लियर। अब इमेजिन करो आप इमेजिन करो, मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, बचा क्या, दोनों पे सेम चीज़ बची, CH2 CH2, एक बॉन्ड फ्री हुआ, समझ गए। मैंने यहाँ X लगाया तो ये क्या बना बोलो, तो आप बोलोगे सर ये sp3, ये अल्काइल हैलाइड बना क्योंकि ये sp3 था, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना, ये एलाइल बन गया, बस। तो सिंपल भाषा में ऐसे बोल दूं क्या कि एलाइल इज डेरिवेटिव ऑफ प्रोपीन, एल्कीन, सिंपल है कि नहीं। बट एल्कीन में कौन सा कार्बन मैंने सिलेक्ट किया, एलाइल कब बोलूँगा, एल्कीन का डबल बॉन्ड वाला कार्बन सिलेक्ट किया कि उसके ऊपर जो साथ में सिंगल बॉन्ड वाला लगा है उसको सिलेक्ट किया, जो सिंगल बॉन्ड वाला लगा हुआ था उसको सिलेक्ट किया, बस यही बात ध्यान में रखना है। यहाँ पर भी ये sp3 है, ये sp2 से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन क्या है और डिफरेंस क्या है ज़रा समझना। कॉमन क्या है, दोनों केस में फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है बच्चों, sp3 कार्बन से जुड़ा है। फ़र्क क्या है कि जो अल्फा कार्बन था वो किससे जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर अलग अलग है ना, ये sp3 था, ये sp2 है, समझ गए क्या। मतलब तुम्हारे बीटा कार्बन का फ़र्क है, इन शॉर्ट सिंपल आसान भाषा में बोलूँ तो किसका फ़र्क है, बीटा कार्बन का फ़र्क है, बस यही बात थी, है ना। और किसका डेरिवेटिव हो गया ये समझ गए आप, इसका डेरिवेटिव हो गया ये प्रोपीन का डेरिवेटिव हो गया, इसलिए नाम क्या रख दिया, प्रोपीन का डेरिवेटिव। अच्छा, ये हमने IUPAC में कवर किया था, याद है नाम, ये वाला स्ट्रक्चर और ये नाम हमने IUPAC में कवर किया हुआ है ना। क्या, क्लोरीन और प्रोपीन, तो नंबरिंग 1 2 3 या 1 2 3 कौन सा करनी थी, प्रोपीन को प्रेफरेंस देंगे ना, यस, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, नॉट 1 क्लोरो प्रोप 3 इन और प्रोप 2 इन, है ना, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, क्योंकि पेरेंट कार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन तुम्हारा क्या है, प्रोपीन है, समझ गए क्या, बहुत बढ़िया। बेंजाइलिक भी सिमिलर है क्या, चेक करें, बेंजाइलिक भी सिमिलर है, आप बोलोगे हाँ सर बेंजाइलिक भी सिमिलर है, ओनली डिफरेंस इज दैट प्रीवियस वन वाज एलिफैटिक, दिस इज, प्रीवियस वन वाज एलिफैटिक, दिस इज एरोमेटिक, एक ही बात है। देखो क्या यहाँ पर क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, हाँ ये कैसा है, sp3, क्योंकि भाई सारे सिंगल बॉन्ड है। ये वाला कार्बन जो बेंजीन रिंग का, ये कैसा है बच्चों, sp2 है, आप बोलोगे सर वही हो गया, हैलोजन टू sp3 टू sp2, हाँ, बट हियर द फर्क इज, द डिफरेंस इज कि वो जो sp2 वाला है वो पार्ट ऑफ ओपन चेन है कि बेंजीन रिंग, वो पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग है, इसलिए ये बेंजाइल सिस्टम, तो बेंजाइल सिस्टम में आ गया, तो इसको बेंजाइलिक हैलाइड बोल दिया। क्या ये बात भेजे में गई। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि एलाइल और बेंजाइल भाई भाई, एलाइल और बेंजाइल भाई भाई, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में X टू sp3 टू sp2 है, बरोबर। क्या ये क्लैरिटी आई लाइफ में। फ़र्क क्या है, तो सिमिलरिटी भी समझो, डिफरेंस भी समझो। फ़र्क ये कि ये जो sp2 था ये एलिफैटिक था, और ये जो sp2 था बेंजाइल में, ये कैसा था, पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग यानी कि एरोमेटिक था। एकदम इजी, समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया, यस। बेंजाइल सिस्टम बोला मतलब कि ये जो sp2 था ये किसका हिस्सा था, ये बेंजीन रिंग का हिस्सा था, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेंजीन वो आ गई बॉन्ड बनाने के लिए, समझ गए कि नहीं, अरे बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। फटाफट ये वाला चलो आंसर बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इनमें से किसमें sp3 कार्बन पे आपका हैलोजन लगा हुआ है। बहुत सोच समझ के अच्छे से आंसर देना। आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इथाइल क्लोराइड, ये तो ऑफ कोर्स एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल क्लोराइड, ऑफ कोर्स ये तो एल्काइल हैलाइड है। बेंजाइल क्लोराइड भी उसी सिस्टम में आ गया जहां पर हैलो टू sp3 टू sp2 है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। बहुत बढ़िया सवाल। अगला देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू हैलोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, जल्दी जल्दी बताओ। चलो यहाँ पर ये वाला जो है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वो आपको पूछ रहा है, ये कैसे ही है, sp3, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, समझ गए क्या, ओके। अगला सिस्टम है विनाइल एराइल, है ना, विनाइल और एराइल, ये भी सोचते हैं समझते हैं।
यहाँ पर क्या है सिस्टम का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे बच्चों, यहाँ पर जो कार्बन है वो कैसा है, जिस पे हैलोजन लगा है, यानी कि जो अल्फा कार्बन है वो कैसा है बोलो, sp2 है। तो इसमें भी तो दो कैटेगरी आएगी ना, एक ओपन चेन एल्फेटिक वाला और एक बेंजीन रिंग वाला। जो एल्फेटिक वाला सिस्टम है उसको विनाइल कहेंगे, जो बेंजीन वाला है उसको फिनाइल कहेंगे। देखो विनाइल हैलाइड्स और एराइल यानी कि फिनाइल। एराइल बोले तो फिनाइल ये बोल दूं क्या, एक ही बात है कि नहीं, या हेलो बेंजीन IUPAC में बोल दूं, बोलो हाँ या ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, क्लियर है, स्प्राइट की तरह, बैड जोक। हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp2, एलिफेटिक अगर हो तो विनाइल कहेंगे, क्या कहेंगे, विनाइल कहेंगे। मतलब ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाला था यानी कि sp2 वाला है। कैन आई से दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, बोलो हाँ या ना। क्या ये एल्कीन का डायरेक्ट डेरिवेटिव है, आप बोलोगे हाँ। तो आप बोलोगे सर एलाइल में भी तो आपने बोला था डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। हाँ मेरे बच्चे, यस, एल्काइल भी, वो जो एलाइल था वो भी डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन था। फर्क क्या था कि वहां पर मैंने एल्कीन के कौन से कार्बन को चुना था हैलोजन लगाने के लिए, sp3 वाले को। यहां पर मैंने एल्कीन के कौन से कार्बन को चुना, बताओ, sp2 वाले को। बस यही फर्क है। अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं और एक अच्छा बढ़िया एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या है ये बताओ, ये ब्यूट2ईन है बच्चों, क्या है, ब्यूट2ईन है, एल्कीन है, ठीक है। अब इसके मैं आपको दो अलग अलग डेरिवेटिव बना के बताता हूँ, दो अलग अलग डेरिवेटिव। एक में मैंने इसके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को चुना और एक में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को चुना फॉर पुटिंग द हैलोजन। मुझे बताओ यहाँ पर मैंने किसको चुना है, sp3 वाले को कि sp2 वाले को, sp3 वाले को। और यहाँ पर मैंने, अब तो समझ गए होगे एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये वाला जो था ये sp3 था क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला था, ये वाला sp2 का था, ये इस पे था। तो दिस विल बिकम पार्ट ऑफ विनाइल सिस्टम एंड दिस विल बिकम पार्ट ऑफ एलाइल सिस्टम। अब तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई सवाल ही नहीं कंफ्यूजन का। बढ़िया, दोनों एल्कीन से डिराइव थे, किस पे लगाया उससे डिराइव नाम बता दिया। ये विनाइल एक पूरी क्लासिफिकेशन बन गई, ये एलाइल एक पूरी क्लासिफिकेशन बन गई। क्या ये क्लियर हुआ? यस। उनके रिप्रेजेंटेटिव का अलग बात है कि विनाइल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, हम पहले वाले जैसे मिथाइल को हम एल्काइल ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं, है ना। तो जो एल्कीन, पहला सबसे सिंपल एल्कीन कौन सा, आप बोलोगे सर इथीन है, तो इथीन वाले को हमने विनाइल नाम दे दिया। समझ गए क्या? बट क्या एक विनाइल एक नाम है या पूरा सिस्टम है? ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन है, पूरा सिस्टम है ना बच्चों। बात समझ में आ गई? आई होप सो, क्लैरिटी के साथ। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या होगा बोलो? इसका IUPAC नेम होगा 1-क्लोरोईथीन। 1-क्लोरोईथीन। अब 1 लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि क्लोरीन यहाँ होता है, यहाँ होता, 1 ही होता, क्लोरोईथीन लिख दिया। एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया। तो आगे देखें, तो हमारा क्लोरोईथीन था ये, है ना। उसके बाद एराइल हैलाइड, ऑफ कोर्स ये तो कैसा है भाई, हैलोजन बॉन्डेड है डायरेक्टली, है ना। तो इसमें आपको सीधा वो हेलोबेंजीन, बाकी बात ही नहीं करनी, सीधा हेलोबेंजीन बोल देना, बात खत्म। ओके। sp, जैसा मैंने कहा ये NCERT में ज़्यादा नहीं है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, कभी कभार आते हैं। प्रोपार्जिलिक ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्रोपार्जिल। क्या ग्रुप बोलते हैं? नाम लिख लेना, क्या बोलते हैं? प्रोपार्जिलिक ग्रुप, ठीक है। इसका मेंशन ज़्यादा नहीं है, शायद आपने नाम सुना भी नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट, है ना, ठीक है। बट कह रहा हूँ, मतलब सब बता रहा हूँ, इसके बारे में ज़्यादा ऐसे इतने जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहो तो जैसे एल्काइनाइल हो जाएगा ना, एल्कीनाइल हो जाएगा। कैसे? YL है ना, एल्काइन का डेरिवेटिव था ना वो, तो एल्काइन का ई हटाओ और YL लगाओ, जैसे एल्काइल, एल्कीनाइल, तो ये एल्काइनाइल डेरिवेटिव, समझ गए? कॉमन नेम में एल्काइनाइल हैलाइड। और IUPAC तो ईजी है, हेलो एल्काइन, हेलो एल्काइन, ठीक है। चलो ये वाला आंसर बता दो फटाफट, चलो। एल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या sp2 या बोथ A and B।
sp3 ऑफ कोर्स, क्योंकि एल्काइल हैलाइड इज मोनो हैलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। क्लियर है ना ये वाला। चलो इसका आंसर फटाफट बताओ। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ हैलाइड? आंसर इज एलाइलिक। तो इसका आपको कोई कॉमन नाम पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कॉमन नेम इज एलाइल हैलाइड, एलाइल क्लोराइड, है कि नहीं? एलाइल क्लोराइड इसका नाम बोलोगे। IUPAC पूछेगा तो क्या बोलोगे? 3-क्लोरोप्रोपवानीन बोलोगे, है ना? 3-क्लोरोप्रोपवानीन बोल दोगे। और ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम एलाइलिक है। सिस्टम क्या है? एलाइलिक है। विनाइलिक में क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। विनाइलिक में अभी सिखाया। विनाइलिक में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से सीधा सीधा हैलोजन एटम बॉन्डेड होता है। क्या क्लैरिटी आ गई? समझ में आ गया? चलो फटाफट लास्ट वाला ये जल्दी जल्दी बता दो। अगर sp है, अगर sp-CX बॉन्ड है, तो जो हैलोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल, डबल, ट्रिपल? ट्रिपल ऑफ कोर्स, ट्रिपली, क्योंकि sp बोल दिया भाई, sp बोल दिया तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा, है ना? थोड़े से जो बेसिक नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्रेंस के लेवल पे, फटाफट उनकी बात कर लेते हैं। कॉमन नेम IUPAC नेम, है ना? जैसे ये है CH3Br, टाइप वाइज भी क्लासीफाई करने भी आना चाहिए। अभी आपको इसमें आपको कुछ लिखना विखना नहीं, समझ जाना है, देखना है। मैं सिर्फ ये स्क्रीन पे ये करूँगा, आपको देखना है, फट 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 आपके दिमाग में टेबल फिल होते जाना चाहिए। ठीक है, इसका नाम क्या है बताओ? इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम क्या है? ब्रोमोमीथेन। टाइप कौन सा है? अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी वाला। चलो नेक्स्ट वाला ये बताओ। इसका कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड, IUPAC नेम ब्रोमो इथेन। टाइप कैसा है? अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी वाला। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोप्रोपेन, है ना? N प्रोपाइल क्लोराइड। कॉमन नेम देखो N प्रोपाइल। अब तीसरे कार्बन से क्या आता है? N-आइसो वगैरह आने लग गया ना तीसरे कार्बन से। 1-क्लोरोप्रोपेन, टाइप अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी। फटाफट देखो इसका आंसर बताओ। आइसो या सेक प्रोपाइल क्लोराइड कैसा है? 2-क्लोरोप्रोपेन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या ऐसा है? ये इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ नहीं करना। ये सेकेंडरी है, अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बताओ। आयोडीन इधर लगा हुआ है। आयोडीन कौन से कार्बन पे लगा है? फर्स्ट नंबर पे है ये तो, और sp3 पे ही है, और प्राइमरी पे है, और सेकेंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये आइसोब्यूटाइल आयोडाइड है। 1 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम है। ये तो रहा ना लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो ईजी है। और ये कैसा है? ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, बिकॉज N-आइसोनियो कैसे होते हैं? प्राइमरी होते हैं। बढ़िया, ये वाला इजी। सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 2-ब्रोमोब्यूटेन, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्लियर कट एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सवाल नहीं। चलो ये वाला फटाफट बताओ क्या आएगा? 2 डाइमिथाइल क्लोरो 1-क्लोरोप्रोपेन, है ना? ये इसका IUPAC। कॉमन नेम कितने टोटल? 4 कार्बन, टर्शरी पे क्लोरीन लगा हुआ, मतलब टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको बहुत डिटेल में कराई हुई है। एक यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, ये छोटा t होना चाहिए था, ठीक है ना? वो समझ जाना। और ये कैसा है? ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा देखो, एक एक करके थोड़ा डिफिकल्ट करते जाऊँगा, है ना? ये वाला क्या रहेगा? ये ईजी है। टोटल कितने? 5 कार्बन है। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए, मतलब नियो। 5 है मतलब पेंटाइल और ब्रोमाइड। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? प्राइमरी N-आइसो नियो प्राइमरी होते हैं, तो सारी चीज़ें फटाफट पता चल गई। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड है, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन है। अल्काइल हैलाइड कैसा है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि सिंगल था। ये विनाइल, इसका कॉमन नेम क्या है? विनाइल। IUPAC क्या है? 1-क्लोरोइथीन या क्लोरोइथीन, ठीक है? और IUPAC टाइप कैसा है? विनाइलिक टाइप है ना? ये वाला का नाम क्या है? कॉमन नेम एलाइल है। कॉमन नेम है एलाइल। 3-ब्रोमोप्रोप 1 इन, यहाँ पे 1 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 कार्बन की चेन हो गई। एलाइल मतलब अगर एलाइल शब्द बोल दिया और हमको स्पेसिफाई नहीं किया, हम मान लेंगे 3 कार्बन। जैसा मैंने कहा कि प्रोपीन के डेरिवेटिव को हम लोग ये मान लेंगे। 4 कार्बन के लिए फिर हम बोलेंगे कि वो एलाइल टाइप है, लेकिन हम उसका नाम लिखेंगे IUPAC सिस्टम में। 4 कार्बन 5 कार्बन का हम कॉमन नेम सिस्टम में उसका नाम लिखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, टाइप कैसा है? एलाइलिक हैलाइड हो गया। उसके बाद आता है ये वाला मस्त सवाल है, क्या क्या आएगा? कॉमन नेम क्या है और IUPAC क्या है? ये किसका डेरिवेटिव माना जाएगा? ये सवाल है। ये टोलुइन का डेरिवेटिव माना जाएगा या क्लोरोबेंजीन का डेरिवेटिव माना जाएगा?
ये टोलुइन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव माना जाएगा जिसमें क्लोरो ग्रुप लगाया हुआ है, इसमें क्लोरो ग्रुप लगाया हुआ है। अगर इसमें टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप लगा होता, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, जस्ट फॉर योर एक प्रैक्टिस में बता दूं, समझो अगर मेरे पास इसमें OH लगा होता मान लो, तो मैं क्या बोलता बच्चों, तो मैं किसको प्रेफरेंस देता, तो मैं इसको प्रेफरेंस देता क्योंकि टाइप 1 है, तो ये फिनॉल का मिथाइल डेरिवेटिव हो जाता। बात समझे, ये क्या हो जाता, फिनॉल का मिथाइल डेरिवेटिव। ठीक है, ये ऐसा हो गया ना कि मतलब सलमान की पिक्चर में शाहरुख ने स्पेशल अपीयरेंस किया या शाहरुख की पिक्चर में सलमान ने किया, किसको इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा। मतलब दोनों पिक्चरें फ्लॉप ही हो रही हैं आजकल, बट खैर, है ना। 2-क्लोरोटोलुइन, ऑफ कोर्स इसका नाम क्या है, 2-क्लोरोटोलुइन। अच्छा, दूसरा इसका नाम ये भी हो सकता था क्या, 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन हो सकता था कि नहीं हो सकता था, वो भी हो सकता था, पर हम लोग 2-क्लोरोटोलुइन को भी एक्सेप्टेबल IUPAC नेम मानते हैं और 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन को भी एक्सेप्टेबल IUPAC नेम मान लेते हैं। ठीक है, और ये टाइप कैसा है, ये एराइल है। क्यों है ये एराइल, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो बेंजीन रिंग से सीधा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बीच में कोई मिडल मैन sp3 वाला नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई, बढ़िया। इसका नाम क्या है, कॉमन नेम है बेंजाइल, कॉमन नेम क्या है, ये पूरा ग्रुप बेंजीन रिंग विथ CH2, इसको तो ध्यान में रख ही लेना, बेंजीन रिंग विथ CH2 इज व्हाट, बेंजाइल। तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड हो गया। IUPAC बहुत इंटरेस्टिंग IUPAC है, तुरंत क्लिक नहीं होता कई बार। क्या आंसर होगा, ब्रोमोफिनाइल मीथेन, सिंपल, ब्रोमोफिनाइल मीथेन, इसका IUPAC नेम क्या होगा, यानी कि मीथेन को आप लॉन्गेस्ट चेन मानोगे। इस मीथेन में एक साइड पे ब्रोमीन है, एक साइड पे फिनाइल है, सिंपल। अगर आपको इसका दूसरा IUPAC नेम जो एक्सेप्टेड IUPAC नेम और एक है इसका, वो लिखना था, तो आप ऐसा बोल सकते थे ब्रोमोमिथाइल बेंजीन। क्या लिख सकते थे, ब्रोमोमिथाइल बेंजीन। ठीक है, बहुत ही सिंपल। या तो आप बेंजीन को पेरेंट मान के नाम लिख सकते थे, तो ये क्या होता कि भाई बेंजीन रिंग है, उसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए था, लेकिन उस मिथाइल में आपने एक ब्रोमीन लगा दिया, तो ब्रोमोमिथाइल हो गया और बेंजीन आपका पेरेंट हो गया। ये एक तरीका है, समझ में आया। दूसरा है कि आपने मीथेन को लॉन्गेस्ट चेन, एक कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन माना, तो ब्रोमो फिनाइल मीथेन, सिंपल। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्टेड IUPAC नेम है इसके। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम्स में आपके IUPAC नेम थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, आप वहां पर बेंजीन को या इसको पेरेंट मान के लिख सकते हो, दोनों करेक्ट कंसिडर किए जाते हैं, टेंशन नहीं लेना। टाइप क्या, ऑफ कोर्स टाइप इज बेंजाइलिक। ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो सॉरी Cl2, मतलब एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं, 2 कार्बन टोटल थे, तो इथिलीडीन 1,1 डाई, तो ये जेमाइनल डाइहैलाइड। अगला वाला बताओ जल्दी जल्दी, इथिलीन डाइक्लोराइड कॉमन नेम, 1,2 डाइक्लोरोइथेन IUPAC नेम, और ये विसिनल हो गया। ये वाला कैसा है, CH3 CH2 CH Br कॉमन नेम, 3 कार्बन है तो प्रोपिलिडीन, 3 कार्बन है तो प्रोपिलिडीन, लेकिन N लिखना जरूरी है क्योंकि 3 कार्बन आ गया तो चेन की भी बात होगी। अब ये मत भूलना, N भूल गए तो गड़बड़ है। और 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन, ये तो सही है। कैसा है, जेमाइनल या विसिनल, जेमाइनल, बहुत बढ़िया। इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये तो सारे नाम तो अब कर ही लोगे। क्या आएगा, आइसो या सेक प्रोपिलिडीन, सिर्फ प्रोपिलिडीन लिख के नहीं चलेगा, क्या चलेगा, आइसो या सेक लिखना पड़ेगा। नाउ आइसो या सेक आप बोल सकते हो प्रोपिलिडीन, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन और जेमाइनल वैरायटी। ये वाला प्रोपिलीन डाई आयोडाइड, आइसो N सेक, क्या लिखना जरूरी है, N स्ट्रेट चेन, तो N प्रोपिलीन डाई आयोडाइड होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, N प्रोपिलीन डाई आयोडाइड, 1,2 डाई आयोडोप्रोपेन विसिनल डाइहैलाइड। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन ट्राइहैलो टाइप। ये वाला CHI3, ये येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, आयोडोफॉर्म किसके फॉर्म में मिलता है, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, आयोडोफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ट्राई आयोडोमीथेन ट्राइहैलो एल्केन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरामीथेन टेट्राहैलो एल्केन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इज, अब ये एक शॉर्ट ट्रिक समझ लेना कि आपको अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई n नंबर ऑफ कार्बन है
और उसमें एक ही हैलोजन है, एक ही हैलोजन, क्या एक ही हैलोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स आपके कितने बनेंगे, कितने बनेंगे 2n-2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको प्लीज नोट कर लेना बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2n-2। एक एग्जांपल भी लेके देख लें, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे आपको मैं कह दूं कि अच्छा आपके पास C4H10 एक एल्केन था ब्यूटेन, क्या था C4H10 एक एल्केन था ब्यूटेन, आपने उसका मोनो हैलो डेरिवेटिव बनाया। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, मोनो हैलो डेरिवेटिव, ये बहुत बार आता है, ठीक है, जेई लेवल पे तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ना। इतने मोनो हैलोजन डेरिवेटिव बने, उतने मोनो हैलो डेरिवेटिव बने, किस टाइप के मोनो हैलो डेरिवेटिव बने, ये इनका बड़ा फेवरेट सवाल। अब C4H9 में n की वैल्यू कितनी है, कितने कार्बन है 4, तो n-2 की वैल्यू कितनी हुई 2। तो मैंने क्या बोला है, कितने आपके आइसोमर्स बनने वाले हैं 2^2, यानी कि टोटल 4। इसलिए हमको ये मालूम है कि अच्छा C4H9 के ना n ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा, n ब्यूटाइल हैलाइड, आइसो ब्यूटाइल हैलाइड, सेक ब्यूटाइल हैलाइड और टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड। ये देखो बहुत सिंपल हो गया है कि नहीं। अब अगर आप इसको थोड़े बड़े नंबर के लिए अप्लाई करने की कोशिश करो, ये तो छोटा नंबर हो गया ना 4, बड़े नंबर के लिए अप्लाई करने की ट्राई करो, चलो करके देखें। अगर समझो आप बोलो कि मेरे पास 7 कार्बन की एक चेन थी, कितनी C7H16, और इसमें मैंने एक हैलोजन डाला, क्या डाला, एक हैलोजन, यानी कि C7H15Cl मान लो। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है बच्चों 7, n-2 की वैल्यू क्या है जल्दी बोलो 5, यानी 2^5 कितना हुआ बोलो 32 डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स आपके बनेंगे, 32 अलग अलग आइसोमर, ठीक है। ऑफ कोर्स आपके पास टाइम तो होता नहीं कि आप 32 आइसोमर बैठ के बनाओगे, है कि नहीं, बट इससे आप डायरेक्टली कितने आप आंसर निकाल सकते हो। बट प्रैक्टिकली अगर आपको चेक करने का शौक है, समझो आप मान लो मैं आपको ये देता हूँ C5H11 और Br मान लो, तो इसमें n की वैल्यू बताओ कितनी है, आप बोलोगे सर 5, n-2 की वैल्यू कितनी है 3, है ना, तो 2^3 यानी कि 8 आइसोमर बनने चाहिए। C5H11Br में मेरे पास कितने बनने चाहिए 8 आइसोमर बनने चाहिए। क्या 8 आइसोमर आप बना सकते हो, चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, करो वेरीफाई। अगर अपन ऐसे सारे स्ट्रक्चर बना के चेक करेंगे इसके लिए तो अपने को टाइम लगेगा ना, इसलिए शॉर्टकट मेथड क्या 2^n-2, तो कितने बन गए 8, करेक्ट है, समझ में आ गया। अच्छा इसमें फायदा ये हो जाएगा कि ऐसे अगर आपको वो सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछे तो आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं इसमें आपको एक स्टेप आगे ले जाके ये सवाल पूछूं, जो जेईई में बहुत बार आता है, आपने देखा होगा कि इसमें से प्राइमरी कितने, सेकेंडरी कितने, टर्शरी कितने, तो आपको स्ट्रक्चर बना के चेक करने पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको डिसाइड करना है कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं या नहीं, या शॉर्टकट फॉर्मूला लगाना है या नहीं। जैसे आपको पता, अच्छा ये वाला सर प्राइमरी है, ये वाला भी प्राइमरी है और ये वाला भी प्राइमरी है कि नहीं, तो आपको प्राइमरी मिल गए कितने बन रहे हैं, ठीक है। फिर आपको टर्शरी, ये वाला टर्शरी मिल गया, फिर ये वाला सेक मिल गया, ये वाला भी सेक मिल गया, ये वाला भी टर्शरी मिल गया, है ना। इस तरह से आपके स्ट्रक्चर बन रहे। बात समझ में आ रही है, आई होप सो, यस करेक्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स अगर n है तो 2^n-2 आपके क्या बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बनते हैं गिवन पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड के। चलो फटाफट इसका आंसर बता दो, इसका IUPAC नेम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। 2-methyl 1-iodo, 2-methyl 1-iodo या 1-iodo 2-methyl क्या आएगा, या 3-iodo 2-methyl क्या आएगा, 1-iodo 2-methyl प्रोपेन। क्यों 1-iodo, क्योंकि I पहले आता है, M बाद में आता है, और फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इसको नंबरिंग पहले दी जाएगी, ठीक है। इसका नाम बता दो जल्दी जल्दी, चलो IUPAC नेम इजी है, 2,2-dimethyl 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, है ना। डाइमिथाइल नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि डाइमिथाइल है, लेकिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, ये रही, देखो ये रही लॉन्गेस्ट, है ना, ऐसे, है ना, इस तरह से। अगला बोलो जल्दी जल्दी, ये अच्छा सवाल है, ये तो सिंपल है, इसका आंसर बता दो फटाफट। किसको प्रेफरेंस दूं नंबरिंग का, एल्कीन या ब्रोमीन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ट्रिकी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला 2n-2. ये डायरेक्टली नहीं है, शायद पहली बार सुना होगा, हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना. अगला आगे टॉपिक किसकी बात करेंगे अपन? नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड की. ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, उनके बारे में डिस्कशन. ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? पहले बताना. पोलर होगा. क्यों भाई? क्योंकि कार्बन और अगर हैलोजन की मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो मुझे पता है कि ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव होने वाला है. क्यों ऐसा होने वाला है बच्चों? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एक्स ज़्यादा लालची है. अगर बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड को स्टेबल बीच में नहीं रहने जाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को सरका के, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उनको थोड़ा सा खिसका के अपनी तरफ ले लेगा, है कि नहीं? बट यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी निकल के आती है अल्काइल हैलाइड्स की. वो क्या प्रॉपर्टी है पता है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. हम बचपन से एक बात पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक. ये बताया मैंने आपको, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर को पोलर डिजॉल्व करेगा और नॉन पोलर को नॉन पोलर डिसॉल्व करेगा. ये केमिस्ट्री का रूल है. तो हमें तुरंत ये स्ट्राइक होता है कि अच्छा सर CX बॉन्ड जो है वो पोलर है और पानी जो है ये पोलर सॉल्वेंट है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो CX पानी में डिसॉल्व होना चाहिए. क्या ये तुरंत आपको ऐसा स्ट्राइक होता है? हाँ. और यहाँ पर ये पहला ही एक्सेप्शन निकल के आता है कि एक्चुअली अल्काइल हैलाइड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते, अच्छे डिसॉल्व नहीं होते. मतलब वो पार्शियली सॉल्युबल है, थोड़े बहुत सॉल्युबल है, बट एक्चुअली वो डिसॉल्व अच्छे से बिल्कुल भी नहीं होते. वो टर्बिड सॉल्यूशंस बनाते. क्या बनाते हैं? टर्बिड सॉल्यूशन समझते हो? टर्बिडिटी समझते हो सॉल्यूशन में? टर्बिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हेजी सॉल्यूशन. कैसा? आपको हेजीनेस या वो थोड़ा सा मिल्की अपीयरेंस या थोड़ा डेंस अपीयरेंस आपको दिखता है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते. ठीक है, तो आपको जब एक्सपेरिमेंट्स आप करोगे, टेस्ट ट्यूब में आप या बीकर में आप अल्काइल हैलाइड बना रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा अल्काइल हैलाइड बन गया? आपको टर्बिडिटी दिखेगी. क्या दिखेगी? टर्बिडिटी, हेजीनेस, है ना, लैक ऑफ क्लैरिटी आपको दिखेगी सॉल्यूशन में. तो आप समझ जाएंगे कि क्या बना है, अल्काइल हैलाइड बन चुका है. ये ध्यान में रखना. अब क्यूरियोसिटी ये आ रही होगी ना कि सर ये पोलर है तो पानी में डिसॉल्व क्यों नहीं होता, है ना? ये भी क्यूरियोसिटी आ रही होगी, उस पर आऊंगा मैं. बट ये फिलहाल ये ध्यान में रखना कि ये शुरुआत में ही आपको एक एक्सेप्शन इसकी बात पता चल गई कि हैलोजन डेरिवेटिव जो हैं या अल्काइल हैलाइड जो हैं वो पोलर तो होते हैं लेकिन पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते. क्या ये बात गई भेजे में? ठीक है, इस तरह से. सो देयर आर सम मोर रिलेशंस, वी विल हैव डिस्कशन ऑन देम. बट फिलहाल बेसिक चीज आपको क्या याद रखनी है बच्चों, बताओ? आपको ये याद रखना है कि कार्बन जो है वो डेल पॉजिटिव होगा और हैलोजन जो है वो डेल नेगेटिव होगा. क्या ये बात समझ में आई गई? बहुत बढ़िया. बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है मुझे बताओ? आप खुद बोलोगे कि भाई बॉन्ड लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, जितने नज़दीक होंगे, बॉन्ड जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी. बॉन्ड लेंथ ऑल्सो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो जितना बड़ा हैलोजन उतना वीक बॉन्ड उतना आसानी से टूटेगा. क्या ये बात सही है? तो अगर मैं CF बॉन्ड, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड और CI बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं तो ये होगा स्ट्रेंथ, और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करूं तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ होगी ये, है ना? सही बात है. मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्लोरीन फ्लोरीन का है, सबसे वीक बॉन्ड क्लोरीन आयोडीन का है, सबसे छोटा बॉन्ड क्लोरीन फ्लोरीन का है, और सबसे बड़ा लंबा लेंथ में सबसे बड़ा बॉन्ड CI का है. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा ये आप खुद बता दो. CI ऑफ कोर्स, यानी कोई भी आयोडाइड डेरिवेटिव. तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको बोल दूं तो आप समझ जाओगे. इसके ऊपर बहुत बार आपको सवाल आते हैं, विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट, है ना? ये वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, MCQ में आते हैं. विच विल रिएक्ट फास्टेस्ट, तो आप बोलोगे सर RI जो है वो सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, फिर RBr, फिर RCl, और RF तो लगभग ना के बराबर ही रिएक्ट करता है, करता ही नहीं है. क्यों? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का फंडा. समझ में आया क्या? यस. अच्छा, ज्यादा पोलर भी क्लोरीन फ्लोरीन मतलब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी सबसे ज्यादा वहीं पर है ना? बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करे. तो ये तीनों चीज़ों पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड पोलैरिटी पे बात कर सकते हैं हम. और हमने की कि आपकी पोलैरिटी के ऊपर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर आपकी पोलैरिटी डिपेंड करेगी, आपकी बॉन्ड की लेंथ डिपेंड करेगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, और रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी. क्या ये सारी बातें आपके दिमाग में गई? क्लियर? क्या क्या बात की हमने देखो.
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस, किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यस। सो देयरफॉर पोलैरिटी किसकी ज़्यादा होती है? बोलो। CF, Cl, CBr, Ci, इसकी पोलैरिटी ऐसे होती है। तो देयरफॉर रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन का पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है ना, तो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा? अगर आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सोच रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ग्रेटर देन फ्लोरीन। ये मैंने एक्सेप्शन में बहुत बार बताया, ये भूलना नहीं है ना, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से पोलैरिटी आपने जज कर ली, आपने रिएक्टिविटी जज कर ली कि आयोडीन बॉन्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ भी आयोडीन की सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है। क्या ये बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का MCQ ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना पड़ेगा। यस, वो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में या पी ब्लॉक चैप्टर में काम आएगा। क्लियर? नेचर ऑफ CX बॉन्ड, बॉन्ड पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी बातें मैंने बता दी। ठीक है, फ्लोरीन से आप आयोडीन तक जाते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए बॉन्ड पोलैरिटी भी कम हो जाती है। ये मैं क्यों लिखे हैं यहाँ पे पॉइंट्स? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आप CBSE का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पर ये 2 मार्क का छोटा सा एक शॉर्ट नोट भी आ जाता है। एक्सप्लेन वाई एल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइल फ्लोराइड्स। तो आपको ये जो सारे पॉइंट्स मैंने अभी बताए, ये सारे के सारे एज इट इज लिख के थियरी पेपर में लिख के आने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि पॉइंट वाइज इस फंडे को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे, थियरी पेपर में मार्क्स उसी से मिलने वाले बॉस। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे RF लिखने की कोई तकलीफ भी नहीं उठाता, क्योंकि RF तो इतना ज़्यादा, इतना छोटा बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि उसको जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता। समझ गए क्या? Some comparisons of bond length, bond enthalpies and dipole moment are given below। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होने वाला है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं CS, अच्छा ये वैल्यूज क्या है आपको याद रखनी है क्या? वैल्यूज बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, सारी वैल्यूज NCERT में दी हुई, बट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है? सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो और समझो इसका पैटर्न, इसका ट्रेंड समझो। अगर आप CF बॉन्ड देख रहे हो तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। समझ में आया? यस और नो, है कि नहीं? लेकिन डाइपोल मोमेंट को आप ऑब्जर्व करना, आप बोलोगे सर यहाँ देखो डाइपोल मोमेंट में थोड़ी गड़बड़ लग रही है हमको। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? Cl का थोड़ा सा ज्यादा है, Cl का थोड़ा सा ज्यादा है, फ्लोरीन का थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है ना, फ्लोरीन का थोड़ा सा कम हो गया, Cl का थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अभी डाइपोल मोमेंट के डिस्कशन में मैं अभी नहीं घुस रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट का डिस्कशन केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पर आप मेन फोकस किस पे करने वाले बोलो? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? जितना कम बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए। क्लियर बात? यहाँ पर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम एनर्जी में काम हो जाएगा, आसानी से काम हो जाएगा। क्या ये बात भेजे में गई? ये सारी वैल्यूज NCERT में एज इट इज दी हुई है, लर्न नहीं करनी है, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, नेचर ऑफ RX बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड इज, चलो बताओ आंसर क्या आएगा फटाफट? पोलर, नॉन पोलर, बोथ? आंसर इज पोलर ऑफ कोर्स। ठीक है, एज वी गो फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैसी होती है? बढ़ती है, कम होती है, सेम रहती है? ऑफ कोर्स कम हो जाती है ना। लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक, सॉरी टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, साइज बढ़ता है। फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हो, एटॉमिक साइज को क्या होता है बोलो? इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स बढ़ता है भाई, टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, एक एक शेल ऐड हो रही है ना। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, फ्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन टू एस्टेटीन, एटॉमिक नंबर्स क्या है? क्या आप लोगों को याद है एटॉमिक नंबर्स क्या है? मैंने सिखाए हुए हैं 9, 17, 35, 53, 85। सिंपल। एस्टेटीन रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करते। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज, बहुत अच्छा सवाल, सिंपल सवाल बट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है जेईई मेंस लेवल पे। ऑप्शन D, आयोडीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन क्लोरीन। सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल।
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सीधा एमओपीज पे चलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से आई होप पूरा का पूरा समझ में आ गया। पूरा क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर कहाँ से आया, कहाँ से डिराइव किया, कौन से टाइप्स हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसा है, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है। एमओपीज में आपको मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। एमओपीज ऑफ हेलो एल्केन्स, एक एक करके एमओपीज करेंगे, पर मैं आपको उस एमओपीज में जाने से पहले एक बहुत ही यूनिक तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही यूनिक तरीका बता रहा हूँ, जिससे आपको सारे एमओपीज 5 मिनट में याद हो जाएंगे। और ये वाला एमओपीज का तरीका आप स्क्रीनशॉट करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके रिवीजन में काम आएगा। शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर ऑल एमओपीज ऑफ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर एमओपीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आरएक्स के सारे एमओपीज आप इस शॉर्ट ट्रिक से याद कर लोगे 5 मिनट के अंदर। आप क्या याद रखोगे? आहा, क्या याद रखोगे? AHAA, क्या याद रखोगे? आहा, बस इसमें सारे एमओपीज आ जाएंगे, करके देखते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी एमओपीज आ जाएंगे जो एक्चुअली डायरेक्ट एनसीईआरटी में शायद नहीं भी हो, तो वो भी अपन इंक्लूड फटाफट इसमें कर लेते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ, पहले एक पूरा समझ लेना कि ये फ्लो चार्ट मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत यूनिक तरीका है ऑर्गेनिक को पढ़ने का। और अपन ये सिर्फ ये चैप्टर नहीं, जितने भी बड़े बड़े चैप्टर इसके बाद वाले, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, है ना, एसिड्स, मैं हर एक में आपको ऐसे पूरी शॉर्ट ट्रिक्स बना के दूंगा एमओपीज की, रिएक्शंस की। 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में आप पूरी शीट आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। मैंने कहा ना, यूनिक तरीका है ये ऑर्गेनिक को पढ़ने का, ऐसे आपने कभी नहीं किया होगा, ठीक है। चलो करते हैं। हमारे पास AHAA है, ठीक है। पहला ए क्या है? पहला है आपका एल्कोहल। आपको क्या बनाना है भूलना मत, क्या बना रहे हैं अपन बच्चों? RX बना रहे। किससे बना रहे हैं? पहले आप एल्कोहल से बना रहे। दूसरा आप हैलोजन एक्सचेंज से बना रहे। किससे बना रहे? हैलोजन एक्सचेंज। आहा याद रखना है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में इमेजिन करो, एमओपीज याद करने की कोशिश करो, आपको याद आ गया, आहा, ऐसे वो मोमेंट होता है ना आपका, वैसे याद आ गया। तो AHAA ऐसे याद रखना है। फिर क्या है यहाँ पर? ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या है? एल्केन्स से बनाएंगे। और लास्ट वाला क्या है बच्चों? हम एल्कीन से बनाएंगे। बस ये 4 ही हैं, एल्कोहल, हैलोजन एक्सचेंज, एल्केन, एल्कीन। क्लैरिटी? यस। अब एक एक करके डिटेल समझते जाओ। एल्कोहल से आपको RX बनाना है। क्या बनाना है? एल्कोहल से RX। तो आपके पास उसमें 3 अलग अलग रिएजेंट है। एल्कोहल से RX क्या है? 3 अलग अलग रिएजेंट, ठीक है। कौन से 3 रिएजेंट है? ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्चुअली 2 ही सेट बनाता हूँ मैं, 3 भी नहीं बनाऊंगा मैं, 2 ही सेट बनाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारे बना सकते हैं, मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उसको। एल्कोहल में से अगर आपको RX बनाना है तो आप क्या क्या रिएजेंट याद रखोगे? आप 2 सेट ऑफ रिएजेंट याद रखोगे। एक है सीधा HX। क्या याद रखोगे? HX, यानी कि मतलब अब ये आपको ध्यान में क्या रखना है? अच्छा, ROH प्लस HX गिव्स RX, खत्म। आपको ऐसे याद रखना है, सीधी बात है। हाँ, आपको क्या याद रखना है? ROH प्लस HX गिव्स एल्काइल हैलाइड। तो जब आप रिएक्शन देखोगे, अच्छा ये अल्कोहल है, इसमें क्या डाला है? अच्छा इसमें HX यानी HCl HBr HI डाला है, तो क्या बनने वाला है? एल्काइल हैलाइड बनने वाला है। क्या ये क्लैरिटी रहेगी? कोरिलेट कर पाओगे? अब जब रिएक्शंस लिखेंगे तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है और कोरिलेट करके याद करना है, ठीक है। दूसरा है आपके पास PCl3 PCl5 और SOCl2। क्या है? एक और सेट क्या है बोलो? PCl3 PCl5 और SOCl2। एकदम आसान। मतलब जब भी आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 या PCl5 या SOCl2 के साथ देखो तो समझ जाना एल्काइल हैलाइड बनाने की बात हो रही है भैया। समझ गए क्या? आसान लग रहा है? समझ में आ रहा है? यस। तो अल्कोहल प्लस HX यानी कि HCl HBr HI, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो आप ऐसा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा लिख लेना, HCl या तो HBr या तो HI। समझ रहे हो? ओवर कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है, इजी हो रहा है। अल्कोहल ROH दिया है, HCl HBr HI के साथ रिएक्शन किया तो एल्काइल हैलाइड बनेगा, या PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ रिएक्शन किया तो एल्काइल हैलाइड बनेगा। मतलब 6 ऐसी चीजें हैं जो अल्कोहल के अंदर डाल दी तो सीधा सीधा एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। यानी कि
अब मैकेनिज्म में भी अगर घुसने की आपको शौक है तो मैकेनिज्म में भी घुस सकते हो। ROH से RX बनने वाला है भैया, यानी OH माइनस जाएगा और X माइनस आएगा, मतलब मैकेनिज्म भी समझ में आ गया कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बोलो हाँ या ना? मजेदार, सिंपल शॉर्ट प्यारी टेक्निक, यस और नो? समझ में आया बच्चों? हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज में क्या करना? अच्छा, हैलोजन एक्सचेंज की जरूरत क्यों है, क्यों करना है, कैसे करना है, जरा ये भी समझते हैं। देखो यार, फंडा क्या है, आपको मैंने ये कहा जरा फंडा समझना, अभी लिखना मत, समझना पहले। फंडा मैंने ये बोला कि भैया आपके पास RF, RCl, RBr और RI है ना, ये चारों हैं आपके पास, ठीक है। क्या आप RF आसानी से बना पाओगे? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ना बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। जब एल्केन प्लस फ्लोरीन लेते हो तो क्या होता है? एल्केन प्लस फ्लोरीन लेते हो ना तो क्या हो जाता है? एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाता है। तो ये आसानी से नहीं बनता, ये आसानी से नहीं बनता। RI में प्रॉब्लम क्या है? सर ये आयोडीन अपने आप में बहुत ही स्लगिश है, रिवर्सिबल रिएक्शन कर देता है, ये भी नहीं बनता। मतलब डायरेक्ट कौन से बनते हैं बताओ? डायरेक्ट कौन से बनते हैं? क्लोरीन ब्रोमीन। तो क्या इसका मतलब हम फ्लोरीन आयोडीन ना बनाएं? अब लॉजिक देखना कैसे, क्यों ये आया मेथड रटना नहीं है, लॉजिक समझना उसके पीछे का। लॉजिक समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तुम क्लोरीन ब्रोमीन बना पाते हो, ठीक है, तो क्या हम फ्लोरीन आयोडीन ना बनाएं? हाँ, हम फ्लोरीन आयोडीन बनाएंगे। तो हम एल्केन से जब डायरेक्ट बनाएंगे तो क्लोरीन ब्रोमीन बना लेंगे, और फिर उसमें जो क्लोरीन ब्रोमीन है उसको एक्सचेंज करके, यहां से हैलोजन एक्सचेंज करके, अरे शिट ये चला गया, पूरा लिख देता हूं वापस। हम हैलोजन एक्सचेंज करके क्या बना लेंगे बच्चों? फ्लोरीन और आयोडीन बना लेंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये अपनी नोटबुक में अच्छे से इसकी एंट्री करके रखो। चलो फटाफट, शॉर्टकट टू रिमेंबर MOPs ऑफ RX, ठीक है ना? मैंने पहला वाला क्या लिखा था? पहला क्या लिखा मैंने? अरे यार ये क्या हो रहा है, सॉरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ये गड़बड़ ना हो, सॉरी, माय बैड। A से है आपका एल्कोहल्स, अल्कोहल से आपका SN मैकेनिज्म होता है। दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, एक HCl HBr HI होता है, दूसरा PCl3 PCl5 और SOCl2 होता है, ठीक है। दूसरा है आपका बच्चों, दूसरा है हैलोजन एक्सचेंज। दूसरा क्या है? हैलोजन एक्सचेंज। मैंने क्या बोला हैलोजन एक्सचेंज में? ये भी SN मैकेनिज्म ही होगा, ये भी क्या होगा? क्यों? क्योंकि एक हैलोजन जाएगा विच इज नेगेटिव, दूसरा हैलोजन आएगा, यही बात है ना। एक माइनस न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि हैलोजन ही एक्सचेंज करना है। इसमें भी आपकी दो वैरायटी है, बोलो कौन सी कौन सी? एक आपकी क्या बनानी है? RF, दूसरी क्या बनानी है? RI। एक RF बनानी है, दूसरी क्या बनानी है? RI। मतलब फ्लोराइड और आयोडाइड डायरेक्ट नहीं बनते तो कैसे बनाएंगे? हैलोजन एक्सचेंज से। आई होप ये समझ में आ रहा है। तीसरा बोलो क्या है? एल्केन। एल्केन से आप क्या डायरेक्ट बना सकते थे? फ्लोराइड आयोडाइड बना सकते थे क्या? नहीं। तो क्या बनाते थे आप? बोलो। एल्केन से आप बनाते थे RCl और RBr। कितना इजी, सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है क्या? कि आप बोलोगे, कोई बोलेगा कि एल्केन से डायरेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे? RCl RBr बना लेंगे। फिर फ्लोराइड आयोडाइड बनाना है तो हैलोजन एक्सचेंज करके बना लेंगे। क्लियर? और एल्कीन, लास्ट एल्कीन में क्या होता है बोलो? एल्कीन में आप अगेन बना तो सब कुछ सकते हैं, और इसमें भी दो तरीके आपके होते हैं। एक में आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हो और एक में आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हो। दोनों में आप HX ही ऐड करने वाले हो। क्या ऐड करने वाले हो? HX ऐड करने वाले हो। एक में मार्कोनिकॉफ लगा के RX बना दोगे और एक में एंटी मार्कोनिकॉफ लगा के RX बना दोगे। क्या ये बात भेजे में जा रही है? क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा और डिटेल आपको लेके चलता हूँ कि जैसे एल्केन में आपको क्लोरीन करना है, ये वाला क्लोरीन, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन करना है तो क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और ब्रोमीन बनाना है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कैसा होता है?
ज़्यादा करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ तो अपने आप में ही पूरे के पूरे मैकेनिज्म्स ही हैं। तो हम सारे के सारे मैकेनिज्म्स भी पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको चार्ट में ये बता दिया। लास्ट एक चीज़ आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि नेम रिएक्शन भी इसमें इंक्लूड हो गए। SOCl2 वाला जो नेम रिएक्शन है, जैसे अल्कोहल प्लस SOCl2, इसको आप डार्जन रिएक्शन या डार्जन मेथड बोल देते हो। RF बनाने वाला जो रिएक्शन है, इसको आप बोल देते हो स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोल देते हो? स्वार्ट्स रिएक्शन। और RI बनाने वाले रिएक्शन को आप क्या बोल देते हो? फिंकलस्टाइन रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते हो आप? फिंकलस्टाइन। इजी तरीका भी है, मैंने क्या बोला, हैलोजन एक्सचेंज दो ही चीज के लिए वैलिड है, फ्लोराइड और आयोडाइड। F के साथ नहीं जाता, फ्लोराइड फिंकलस्टाइन नहीं है, स्वार्ट्स है, और आयोडाइड फिंकलस्टाइन है। इजी तरीका टू रिमेंबर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक चार्ट से आपको सारे एमओपीज याद हो जाएंगे। 5 मिनट में आप पूरे के पूरे एमओपीज रिवाइज कर सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। फंडामेंटल आइडिया लेके हम लोग एक एक रिएक्शन को डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। चलो यही सारे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। पहला बताओ, अल्कोहल विद HX। अब समझ रहा है HX में क्या क्या आ गया? HX में क्या आ गया? HCl, HBr, HI। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं HCl, HBr, HI की आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछूं बच्चों, तो आप बताओगे कि किसकी सबसे ज्यादा है? बताओ। HI की सबसे ज्यादा होगी, HBr की थोड़ी कम, HCl की थोड़ी कम। तो किसको मदद लगेगी, किसको हेल्प की जरूरत है? HCl को हेल्प की जरूरत है, तो एनहाइड्रस जिंक एनहाइड्रस ZnCl2 इसकी मदद कर देता है। HBr बोलता है मेरे को थोड़ी सी हीट दे दो, मैं अपना काम चला लूंगा। HI बोलता है अपन एकदम आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट, अपने को कुछ जरूरत नहीं, अपन खुद बहुत ही रिएक्टिव है, अपने पास बहुत एनर्जी है, कोई टेंशन की बात नहीं मामू। समझा कि नहीं? यस। तो HI में आप कोई कैटलिस्ट नहीं डालेंगे, HBr में आप थोड़ी बहुत क्या कर लेंगे, हीट, और HCl में आपको क्या डालना पड़ेगा, एनहाइड्रस ZnCl2। और ये HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 एक नया नाम लेके आ गया जिसका नाम है लुकस रिएजेंट। क्या नाम है? क्या नाम है? इस कॉम्बिनेशन का नाम है लुकस रिएजेंट। जैसे विराट और अनुष्का ने बोला हमारा नाम है विरुष्का, वैसे ही HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की जब जोड़ी बनी, उनका नाम क्या रखा? लुकस रिएजेंट। समझ में आया क्या? यस। ओके, तो क्या सारे अल्काइल हैलाइड्स को एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत है? सारे HX को नहीं, सिर्फ HCl को जरूरत है। सबको जरूरत है क्या? नहीं। किसको जरूरत है? HX में से किसको जरूरत है? सिर्फ HCl को जरूरत है, बाकी सबको ऑनेस्टली जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, वैसे आप बोलोगे एनहाइड्रस जरूरत, एनहाइड्रस क्यों? क्योंकि भाई पानी है, पानी अब्सॉर्ब करेगा ना, एनहाइड्रस रहेगा तो पानी बन रहा है ना, पानी अब्सॉर्ब कर लेगा। अरे बोलो हाँ या ना? पानी अब्सॉर्ब नहीं हुआ तो टर्बिड सॉल्यूशन बन जाएगा, तो तुमको फिर सेपरेट करते बैठना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था? अल्काइल हैलाइड पानी के साथ करके क्या बनाता है? टर्बिड सॉल्यूशन बोला था, है कि नहीं? तो तुमको सेपरेट करते बैठना पड़ेगा। ये क्या होगा? जैसे यहाँ पर पानी बना, पानी इसने अब्सॉर्ब कर लिया, बात ही खत्म हो गई। अरे बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? अच्छा, इसका नाम भी देखो ध्यान से, जरा थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ये। रिएजेंट का नाम लुकस, प्रोसेस का नाम ग्रूव्स। कोई पूछेगा ग्रूव्स प्रोसेस, तो बोलोगे हाँ, अल्काइल क्लोराइड बनता है। कैसे? लुकस रिएजेंट यूज करके। ठीक है, लुकस रिएजेंट यूज करके। तुम गए एक दुकान पे जिसका नाम था amazon.com, तुमने खरीदा सैमसंग का फोन, अलग अलग चीजें हो गई ना, दुकान का नाम अलग है, प्रोडक्ट का नाम अलग है। वैसे यहां पर है, प्रोसेस का नाम है ग्रूव्स और रिएजेंट का नाम है लुकस। समझ में आया क्या? यस, बहुत बढ़िया। अगला देखो, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला बता दिया। HI सबसे रिएक्टिव, बताया कि नहीं? अल्कोहल कौन सा रिएक्टिव? कॉमन सेंस यूज करके बताना। ये प्रोसेस कैसा है, अगर आपने ये समझ लिया तो कॉमन सेंस यूज करके आंसर बता दोगे। प्रोसेस, मैंने मैकेनिज्म क्या बोला? बोलो। सब्स्टिट्यूशन, कौन सा वाला? तो रटने की कोई बात ही नहीं है, आप लॉजिकली इसको 2 सेकंड में डिराइव कर लोगे। क्या SN मैकेनिज्म है, तो इंटरमीडिएट क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो। इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट होगा। और कार्बो कैटायन सबसे स्टेबल कौन सा वाला होता है बच्चों?
टर्शरी डिग्री और टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, उसके बाद फिर मिथाइल होता है ना। यानी कि सबसे अच्छा अल्कोहल कौन होगा रिएक्ट करने के लिए? टर्शरी। मतलब अगर तुमको ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए HI विद टर्शरी तो बल्ले बल्ले, तो मजा आ जाएगा, तो धड़क से रिएक्शन होगा। और अगर मैं तुमको मिथाइल विद ये दे दूं HF, तो रो के रिएक्शन होगा ही नहीं। बोलोगे कहाँ फंसा दिया सर, कहाँ 6 घंटे से बैठे रिएक्शन ही नहीं हो रहा। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आई? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, इसके ऊपर डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आते हैं। अगर HX की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछूं तो HI मैक्सिमम, फिर HF कम। और अगर मैं अल्कोहल्स पूछूं तो आप बोलोगे टर्शरी से आगे यहां पर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये किस बेसिस पे, ये रैंडमली बोला क्या मैंने, रटने को बोला क्या? नहीं, किस बेसिस पे बोला बोलो? मैंने मैकेनिज्म के हिसाब से बोला कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, और जिसका इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल वो वाला सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाएगा। सीधी बात है, बोलो हाँ या ना। SOCl2 के साथ रिएक्शन बहुत बढ़िया, इसके ऊपर डायरेक्ट MCQ भी आता है और इसके ऊपर डायरेक्ट शॉर्ट नोट भी आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। क्यों? बेस्ट मेथड फॉर एल्काइल हैलाइड। क्या है ये? बेस्ट मेथड फॉर एल्काइल हैलाइड प्रेपरेशन। आपको एल्काइल हैलाइड अगर बनाना है तो कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, कौन सा सबसे बेहतरीन मेथड है? एल्काइल हैलाइड कैसा रहेगा इसमें? स्पेसिफिकली बोलूं तो RCl ना, स्पेसिफिकली बोलूं तो RCl, क्योंकि SOCl2, SOBr2 या SOI2 तो मैं यूज नहीं कर रहा हूं। अच्छा बाय द वे SOCl2 का नाम क्या है? ये कई बार मिस हो जाता है। SOCl2 का नाम क्या है? इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? S डबल बॉन्ड O Cl है ना। अरे सॉरी, मैंने ज़्यादा बना दिया एक, ये SOCl2 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। प्रेम रतन धन थायो नील क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेथड का नाम डार्जेन मेथड है। बेस्ट क्यों है? बेस्ट क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा इसमें छोटी छोटी बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो सारे गैशियस है। क्या है बाय प्रोडक्ट्स? गैशियस। क्यों? ये HCl गैस है, SO2 गैस है, तो ये उड़ गए, तो तुम्हारे बाय प्रोडक्ट उड़ गए, तो एल्काइल क्लोराइड कैसा मिला? प्योर मिला। कैसा मिला? प्योर मिला। अच्छा रिफ्लक्स हीटिंग क्या होती है? इनडायरेक्ट हीटिंग। रिफ्लक्स हीटिंग क्या होती है? रिफ्लक्स हीटिंग क्या होती है? इनडायरेक्ट हीटिंग। अब ये इनडायरेक्ट हीटिंग क्या होती है? आपने देखा होगा कभी कैरामल, अगर चॉकलेट पिघलाते हुए कभी देखा होगा मम्मी को, अगर घर पे केक वेक कुछ बनाते हुए। या बेस्ट आइडिया बोलूं, वो आप कभी बीच बीच पे जाते हो ना, वो एक भैया होते हैं जो सिंगदाना बेचते हैं रोस्टेड, वो आपने देखा कभी वो कढ़ाई में डायरेक्टली सिंगदाना नहीं डालेगा, वो हमेशा सैंड डालता है, सैंड रेती। स्टेशन पे भी जाओगे तो दिखेगा, वो रेती डालता है, उसके अंदर सिंगदाना बनाता है, देखा है ना। फिर उसको वो छन्नी से क्लीन करके, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट हीट नहीं करना चाहता, वो उसको क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्ट, वो जो कढ़ाई से हीट फिर सैंड की तरफ जा रही है और फिर सैंड से इसकी तरफ जा रही है, सिंगदाने की तरफ। समझ रहे हो? रिफ्लक्स हीटिंग। मैंने एग्जांपल दिया मैंने। वैसे केमिस्ट्री में बहुत जगह पे हम इनडायरेक्ट हीटिंग प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं? इनडायरेक्ट, तो उसको रिफ्लक्स हीटिंग कहते हैं। ठीक है। पायरिडीन क्यों यूज हो रहा है भैया? अगर HCl थोड़ा बहुत रह भी गया, पायरिडीन अच्छा बेस है कि नहीं? अगर HCl थोड़ा बहुत रह गया तो पायरिडीन उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ गए? तो जहां भी, अच्छा तो आप ऐसा बोलोगे कि सर हम लोग फिर ये बात रटना नहीं चाहिए ना, हमको ये समझना चाहिए कि जहां जहां हमको HX एज अ बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है, वहां वहां एरो पे पायरिडीन आना चाहिए। हाँ, ये है असली मेन चीज ऑर्गेनिक में याद करने की और समझने की। आपको रिएक्शन वाइज आप रटने जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप लॉजिकली याद रखो कि अच्छा ये वाला फंडा क्या हर अक्रॉस और एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम आने वाला है, आंसर इज यस। जहां तुम्हारा एसिड बनने वाला है, थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो ना, वहां पे क्या करना पड़ेगा? जहां तुम्हारा पानी बनने वाला है बाय प्रोडक्ट, वहां पे तुम एनहाइड्रस चीजें यूज करना पसंद करोगे। सीधी बात है। अरे बोलो हाँ या ना, ये बात होगी ना, ये लॉजिकल बात होगी। समझ गए? अच्छा बेस्ट मेथड है, आप समझ गए, क्योंकि बाय प्रोडक्ट जो है वो प्योर स्टेट में होते हैं, इसलिए काम आ जाता है। एक और ये थोड़ा सा यूनिक वाला है, ये वैसे एनसीईआरटी में इसका ज़्यादा मेंशन नहीं है, और मैंने भी आपको वो उसमें शॉर्ट टेबल में नहीं लिखे थे बिकॉज ये ज़्यादा इतना पूछा नहीं जाता।
ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, खास करके जेई लेवल पे, ये भी ध्यान में रख लेना। अगर आप अल्कोहल को NaBr और H2SO4 के साथ ले रहे हो, क्या ले रहे हो, NaBr और H2SO4, स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग अल्काइल ब्रोमाइड्स, किसके लिए, स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग अल्काइल, जैसे SOCl2, ये जो डार्जन मेथड था बच्चों, ये स्पेसिफिकली किसके लिए था बताओ, अल्काइल क्लोराइड के लिए था। ठीक उसी तरह अगर स्पेसिफिकली अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो NaBr विद एसिड आप लेते हो, जिससे क्या बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड प्लस NaHSO4, दिस इज सोडियम व्हाट, बाइसल्फेट। क्या है ये, सोडियम बाइसल्फेट, सीधी बात है ना। ओके, ये सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, इसको चलो ये वाला फटाफट आंसर बताते जाओ, चलो जल्दी जल्दी। Which of the following reagent is used in Grove's process? आंसर बताओ। कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, यानी कि लूकास रिएजेंट यूज होता है। अच्छा, लूकास के बारे में आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ठीक है, टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, ये दोनों मिल के लूकास होता है, एक सिंगल नहीं, दोनों मिल के, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लूकास, है ना। एक पॉइंट टू रिमेंबर इसके बारे में बता दूं, मैंने क्या कहा, कौन सा, देखो मेरी रिमेंबर की स्पेलिंग ही रिमेंबर नहीं हो रही है, बताओ, है ना, आई नीड टू रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ रिमेंबर। हाँ, मेरे को ये बताओ, मैंने क्या कहा, कौन सा टाइप का अल्कोहल सबसे रिएक्टिव था, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, ग्रुप सोडा, टर्शरी, तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अच्छा, क्या बनाने वाला है, अल्काइल हैलाइड बनाएगा। तो अल्काइल हैलाइड बन गया, ये कैसे पता चलेगा, अभी 10 मिनट पहले बोला था, टेस्ट ट्यूब में अल्काइल हैलाइड बना है, कैसे पता चलेगा, टर्बिडिटी आएगी, कैसी आएगी, टर्बिडिटी। एक बहुत साल पहले एक ऐसा था, मैं एक बच्चे को पूछा, मैं बोला अल्काइल हैलाइड बना है कैसे पता चलेगा, तो बोलता सर एसिडिटी हो जाएगी। बोला छोले भटूरे खा के नहीं है, एसिडिटी नहीं होगी गोचू, टर्बिडिटी होगी। वो टर्बिडिटी को एसिडिटी बोल रहा था, ठीक है, क्या होगी बोलो, टर्बिडिटी होगी, है ना। अच्छा, टर्बिडिटी दिखने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, बहुत सिंपल फंडा है, टर्शरी में तुरंत इमीडिएट टर्बिडिटी दिखेगी। क्या दिखेगी, क्योंकि फटक से हुआ ना रिएक्शन। तो जैसे आपने टेस्ट ट्यूब लिया, अगर टर्शरी अल्कोहल था, इस टेस्ट ट्यूब में क्या था, अल्कोहल टर्शरी था, आपने लूकास रिएजेंट ऐड किया, तुरंत आपको टर्बिडिटी दिखेगी, समझे क्या नहीं, यस। तो उससे क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल कैसा था, टर्शरी टाइप का था। अब समझो मैं आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दूं, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब दे दूं, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी, आप कैसे पहचानोगे कौन सा वाला अल्कोहल प्राइमरी था, कौन सा सेकेंडरी था, कौन सा टर्शरी था। आप तीनों में थोड़ा थोड़ा लूकास रिएजेंट ऐड करोगे, समझ गए, तीनों में थोड़ा थोड़ा लूकास रिएजेंट ऐड करके हल्का सा हीटिंग करके देखोगे, तो जिसमें इमीडिएट, जिसमें क्या हो गया, इमीडिएट टर्बिडिटी दिखी वो टर्शरी था, जिसमें 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी दिखी, कितने मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद दिखी, तो वो सेकेंडरी था, और जिसमें 20 मिनट के बाद दिखी वो कैसा था बच्चों, वो प्राइमरी था। समझ गए क्या। तो क्या मैं ऐसा भी एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकता था, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, आंसर इज लूकास रिएजेंट। या विच प्रोसेस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स, अगेन आंसर इज ग्रूव्स प्रोसेस। क्या ये बात समझ में आई, बढ़िया, यस। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला देखो, गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डार्जन मेथड, क्या क्या है गैसियस प्रोडक्ट ऑफ डार्जन मेथड, फटाफट बताओ। HCl भी है, SO2 भी है, यानी कि A and C बोथ आर द मेथड, दिस थिंग ऑफ डार्जन मेथड, बहुत बढ़िया। अगला, RX किससे बना है, मैंने ये सारे लिख के दिया, अब आप बोलोगे अरे सर हमको तो चार्ट याद हो गया, PCl3, PCl5, SOCl2, किससे बनाना है, अल्कोहल से, अल्कोहल में PCl3 डालो, PCl5 डालो, SOCl2 डालो, बात ही खत्म हो गई, देख लो, है ना। PCl3 हल्का सा हीट किया, कितना बना, RCl प्लस H3PO3, यहां पर बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, PCl3 लिया था तो बाय प्रोडक्ट क्या था, फॉस्फोरस एसिड था, क्या था बोलो, फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 is phosphorus, H3PO4 is phosphoric, phosphoric है ना, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फिनिक और फॉस्फोनिक एनसीईआरटी में इनके नाम अलग अलग दिए हुए,
ऑर्थोफॉस्फोरस और ऑर्थोफॉस्फोरिक के नाम अलग अलग दिए हुए। एनसीईआरटी में अगर आप पी ब्लॉक चैप्टर चेक करोगे तो उसमें अलग अलग नाम दिए, ठीक है, फॉस्फिनिक और फॉस्फोनिक। और ये जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। देखो एग्जाम्पल के साथ भी देख लो, इथेनॉल है, क्या बनाना है, 3 मोल आपका क्लोरोइथेन बनाना पड़ेगा, H3PO3 बनेगा। फिर अब अल्कोहल, ये तो बना सकते हैं, ठीक है, ये तो रेपिटेटिव हो गया। दूसरा है PCl5। PCl5 के साथ तो क्या हो रहा है बताओ, RCl तो बनेगा ही। अच्छा इसमें अब वो बताओ, मैं फालतू में आपका टाइम वेस्ट करूं, मैकेनिज्म ये वो, अरे OH माइनस जा रहा है, Cl माइनस आ रहा है, कोई 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यार। इसमें गलती कहाँ होती है, हर रिएक्शन लिखते हो फिर उसका मैकेनिज्म, स्टेप 1 स्टेप 2, काय को जनरलाइज करो ना, सही है। OH माइनस जा रहा है, Cl माइनस आ रहा है, मैकेनिज्म क्या हुआ, SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। मेन फोकस किस पे है, बाय प्रोडक्ट पे। बाय प्रोडक्ट ये क्या है, इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। लोन पेयर बचा नहीं, लोन पेयर नहीं बचा। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, लोन पेयर नहीं बचा है। क्लियर हुआ क्या, फॉस्फोरिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिल क्लोराइड। प्रोपैन 1 ऑल, आपने PCl5 ये लिया। अच्छा मुझे बताओ, ये मैंने प्रोपैन 1 ऑल लिया है ना, क्या लिया मैंने, प्रोपैन 1 ऑल। प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शरी है, प्राइमरी है सेकेंडरी की टर्शरी है। आप बोलोगे सर ये प्राइमरी है, तो ये आसानी से रिएक्ट कर रहा है क्या, एक्चुअली नहीं, ये टाइम ले रहा है, बहुत सारी हीट भी ले रहा है, बहुत सारा टाइम भी ले रहा है, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन यही अगर मैं टर्शरी लेता तो मजा आता, फटाक से रिएक्शन होता, बहुत ही ज्यादा तेजी से रिएक्शन हो जाता। सही है कि नहीं, ओके। POCl3 लास्ट क्या है, यही वापस अब बोलोगे सिर्फ फिर वही हो गया, फिर से वही डार्जन मेथड, फिर वही पायरिडीन, फिर वही रिफ्लक्स। अब चीजें कितनी इजी लग रही हैं, अब याद हो गई है कि नहीं। क्या बना, HCl SO2 गैस, यानी एरो, अपवर्ड एरो दिखा दिया, गैसियस है, सारी बातें ध्यान में रह गई। बोलो हाँ या ना, यस। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, क्लैरिटी। चलो बता, फटाफट आंसर बताओ इस पे। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज ABCD। आंसर बताओ जब बच्चों, आंसर आएगा ऑप्शन C यानी कि डार्जन मेथड। क्या मस्त, एकदम पप्पी क्वेश्चन है कि नहीं। अगला सवाल, इन केस ऑफ हाइड्रोहैलोजिनेशन, ये मस्त है, हाइड्रोहैलोजिनेशन। आप बोलोगे सर ये हाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है, भैया हाइड्रो यानी कि H और ये X, मतलब अल्कोहल को HX के साथ रिएक्ट करना है। आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ABCD। कौन सा आंसर, ऑफ केस ऑप्शन A, HI HBr HCl। बढ़िया। किसके ऊपर, किसके बेसिस पे डिसाइड किया आपने, बॉन्ड लेंथ यानी कि साइज के बेसिस पे डिसाइड किया, सिंपल। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, PI3। ट्राई आयोडाइड के साथ आप रिएक्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट क्या है, एल्काइल आयोडाइड हो जाएगा। ऑफ कोर्स भाई, OH माइनस जाएगा, I माइनस आएगा, सीधी बात है। अरे बोलो हाँ या ना। उसमें हाइड्रो आयोडिक एसिड HiO3 बन जाएगा, H3PO3 की जगह पे H3 नहीं, उसमें बेसिकली H3PO3 बनेगा, है ना, उसमें H3PO3 बनेगा। अगर आप देखो सिर्फ RI का फंडा, बट फॉस्फोरस एसिड आपका बाय प्रोडक्ट तो कांस्टेंट रहेगा। थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, क्या है ये, मजाक सवाल है क्या। OH माइनस जाएगा, Cl माइनस आएगा, क्या आंसर आएगा, घाई नहीं करना है। थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बन रहा है, लेकिन क्या वो सेम एज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है, हाँ, तो आंसर है डी। घाई गड़बड़ नहीं करनी है, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है, तो दोनों करेक्ट है ना बॉस। तो आंसर क्या है, ऑप्शन दिल्ली यानी कि डी। समझ आ रहा है क्या, यहाँ तक अपन इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। चलो अगले सेशन में आगे का कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।